आवाज का एकदम बैंड बजा हुआ है, तो लता मंगेशकर टाइप का तो नहीं होगा, लेकिन होगा। लाइव कर दिए, चलिए ओके। हमको ये बिल्कुल नहीं पता है कि आपका बीपीएससी टोटल कितने मार्क्स का होता है, लेकिन हमको ये जरूर पता है कि जिस पेपर में स्टैट आता है उस पेपर का टोटल मार्क्स 300 होते हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको स्टैट क्यों पढ़ना चाहिए, और जो दूसरा पेपर है वो भी शायद 300 का आता है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। और इस पेपर 1 के पहला और दूसरे खंड में क्या आता है ये भी हमको नहीं पता है, और हम बताना भी उचित नहीं समझते। तो जो खंड 3 है उसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 2 क्वेश्चन ऐसा देखा गया है कि 8 से 12 क्वेश्चन का स्लॉट होता है। किसी एग्जाम में 8, किसी में 9, किसी में 10, किसी में 11 और मैक्सिमम 12। और अगर ये 2 क्वेश्चन 72 मार्क्स का है तो अगर 8 क्वेश्चन पूछा तो प्रति क्वेश्चन कितने मार्क्स हो गए? 9। मैं कोई भी आंसर जीएस पेपर 1 या जीएस पेपर 2 या सामान्य हिंदी या निबंध में लिखूं, 2 पन्ना भर के लिखते हैं, गारंटी नहीं है कि जितना आप लिखे हैं उतने नंबर मिलेंगे। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 3 से 4 लाइन ही हो सकते हैं। बहुत कंक्लूजन लिखेंगे तो 5 लाइन, और 5 लाइन लिख के सबसे कम 9 नंबर, और सबसे ज्यादा अगर नंबर हम उठाते हैं 9 और 6। तो आप जरा बताइए कि इस क्वेश्चन के नंबर हमको एक लाइन के नंबर, एक नंबर से भी ज्यादा, और इसमें काटने की कोई गुंजाइश, इसमें हिंदी की लोकोक्ति से कोई फर्क, इसमें आप डायग्राम यूज किए कि नहीं किए, प्रेजेंटेशन आपकी बेटर रही कि नहीं रही, कोई फर्क। मैथमेटिक्स की एक लिमिटेशन है, उसमें कंक्लूजन मोस्ट इंपोर्टेंट है, और कंक्लूजन एक सिंबल भी बोलता है, और आप 75 लाइन में लिख देंगे वो भी बोलता है। तो ये पूरे सब्जेक्ट में 24% नंबर आपको दिलाएगा, और 24% नंबर केवल इस बात पे दिलाएगा कि आपकी मैथ अच्छी हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैलकुलेटर अलाउड रहती है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गुना भाग आपको हो या ना हो, बस आपको कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए। पहला पॉइंट ये। दूसरा, जब हम इंटरव्यू देते हैं तो अक्सर देखा गया है कि एवरेज इंटरव्यू में, एवरेज मतलब किसी को 90 भी मिले हैं, लेकिन 50 से 55% का रेंज होता है, कुछ परसेंटेज तो फिक्स से देने ही होते। तो 50 से 55% आपके इंटरव्यू पर हम एक एवरेज स्टैंडर्ड मानक अगर सेट करें तो 50 और 24 टोटली 74%, या हम ऐसे कहें कि जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के मार्किंग के बीच का डिफरेंस अक्सर ज्यादा पाया गया है। कारण क्या है कि जिसके 2 डीआई गड़बड़ हुए उसका तो 72 नंबर का तो डायरेक्ट डिफरेंस हो जाएगा। पेपर 1 में अगर आपके नंबर मिले और पेपर 2 में नंबर मिले तो ये 72 नंबर अगर आप थोड़ा सा माइनस करके देखें तो दोनों सब्जेक्ट के बीच में सीधा 72 नंबर का अंतर पड़ सकता है, क्योंकि इसके एक्यूरेट 1 में 1 नंबर मिलते हैं। यही वजह है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ के जहां आपकी स्थिति थोड़ी सी स्लो डाउन है उसको आप सीधे जंप करके पहुंचा सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मेरे पास है। एक सुजाता नाम की बच्ची थी, बोरिंग रोड में पढ़ती थी। उसका बेसिक लूसेंट से वो जीएस की तैयारी करती थी, चूंकि वो बैंकिंग की स्टूडेंट रही। तो कैसे होता है, किसी सब्जेक्ट में पढ़ते 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 अनुभव होना शुरू हुआ तो लगा कि फॉर्म भर के देखते हैं, प्री उसका हो गया। मुझे देखा हुआ है कि प्री होने के बाद मेंस के लिए उसे आंसर राइटिंग के लिए
बोरिंग रोड इलाके में कोई टीचर नहीं था जिसको वो आंसर लिखे और वो चेक करवा पाए, लेकिन फिर भी कैसे कैसे करके अपने उसी प्री वाले टीचर से ही, जो हम लोग के कोचिंग में पढ़ाते थे, आंसर लिख करके देना एक हैबिट डेवलप किया। जरूरी नहीं कि मेरा सब आंसर चेक ही करेगा तो हम सारा शुद्ध जवाब देंगे, लिखना तो शुरू करना पड़ेगा। तो लिखते 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 उसका मेंस भी हो गया। लेकिन मैं पहले ही बोला कि वो तैयारी बैंकिंग की करती थी तो उसका प्री में नंबर्स ठीक ठाक थे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेंस में उसकी स्थिति ठीक हो गई, लेकिन उसने रेवेन्यू ऑफिसर बना। जब उसका मार्क्स एनालिसिस किए, 72 में 72 नंबर था। अब जरा इमेजिन कीजिए 72 नंबर किसी एग्जाम में क्या होता है। सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ये इसलिए समझना जरूरी है कि 24% नंबर आपको मुफ्त में मिल सकता है और मात्र 15 दिन के मेहनत से। अन्य विषय आप कोई भी उठाइए, ज्योग्राफी उठाइए, पॉलिटी उठाइए, इंटरनेशनल रिलेशन उठाइए, निबंध आप ले लीजिए, सामान्य हिंदी ले लीजिए, ये जितने भी विषय हैं, अगर हम बहुत मेहनत करेंगे तो हर दिन अगर 10 घंटे के आसपास पढ़े तो भी 3 महीने तो कम से कम लगेंगे। तो भी उस विषय में महारत हासिल हो या ना हो भाई, पढ़ना, भूलना, फिर रटना, लिखना, बहुत सारी चीजें होती है। इसमें क्या है, ऐसा कोई शुद्ध हिंदी का अंतःकरण जैसा शब्द अवेलेबल नहीं है। आप नॉर्मल लिख सकते हैं कि दिए गए चित्रों को हमने निम्न ग्राफ में डाल सकते हैं। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना एक बेनिफिट होती है। दूसरा, ये 72 नंबर इस कोना में छिपा कर क्या रहा है? कर इसलिए रहा है कि हम जो भी बनने वाले हैं वो देश के दूसरे स्तर के पदाधिकारी बनेंगे, और स्थिति ये होगी कि कहीं ना कहीं जितने भी आईएएस हैं, जितने भी आईपीएस हैं, जितने भी राजनेता हैं, उनको अपना जो क्षेत्र है संसदीय, उसमें कितने गांव है ये भी नहीं पता होता है। लेकिन फिर भी आप देखते होंगे कि हिंदी भाषी गुजराती व्यक्ति तमिल में जाकर के और बोल के चला आता है। उसके पीछे का कारण यह है कि एक जो सिंबल होती है वो 1000 शब्द से ज्यादा प्रभावशाली होता है। यही वजह है कि किसी व्यक्ति को केवल इतना बात अगर दिखाई दे देता है रोड पे, तो वो समझ जाता है कि इस रोड की इतिहास जानने की जरूरत नहीं है, हम जिस सड़क पर चल रहे हैं कुछ दूर आगे जाके यू टर्न है। और ये बोलता है, लेकिन ये तो भाषा नहीं है। मैथमेटिक्स जानना, स्टैटिस्टिक्स, डाटा इंटरप्रिटेशन पूछने का एक ही पर्पस है कि अगर मान लीजिए बेगूसराय के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो बेगूसराय का एक सिंबल होगा जिसको हम लोग नक्शा कहते हैं। उस नक्शा में बेगूसराय के हर घर की जानकारी नहीं होगी, लेकिन एक पॉइंट से आप प्लॉट करते हैं कि ये जगह बेगूसराय में फलना गांव है, इस गांव के बगल में जो है सो कांवर झील है। जनरली इतिहास, नागरिक, भूगोल। और पढ़ाने वाले लोग क्या करते हैं, भाषा को छोड़ करके लोग डायग्राम की मदद से, आजकल आज देखते होंगे किताब भी मार्केट में अवेलेबल हो गया कि इतिहास की चित्रात्मक प्रस्तुति, समसामयिक घटना चक्र का 6 खंड में किताब आती है। इवन जो टीचर ज्यादा से ज्यादा बोर्ड पे डायग्राम यूज करता है वो ज्यादा प्रभावशाली तरीके से बता पाता। इवन आंसर राइटिंग लिखने के लिए लोग पहले फॉर्मेट बताते हैं और देन राइटिंग। ये इसलिए होता है क्योंकि मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या डाटा इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि इतनी ही चीज में ये लिखा हुआ है कि मुझे स्टैट क्यों पढ़ना चाहिए। जिसको हम अगर यहां से शुरू करें कि मेरा जन्म 1987 ईस्वी में हुआ, मेरे पिताजी फल्ला गोत्र के थे, और आज मैं आपको स्टैट पढ़ाने आऊं, कोई दिलचस्पी कोई नहीं रखता है समझने के लिए। हम जिस सड़क से गुजर रहे हैं वो सड़क जो है जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रेजेंटेशन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। इसीलिए एक तो इंटरव्यू, इस पे तो इतना फोकस होनी चाहिए, इतना फोकस होनी चाहिए। और यह एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर कभी कभार आप सारे प्रश्नों का जवाब नहीं भी देंगे तो मैंने क्या कहा, हाव भाव, सिंबल बहुत कुछ बोलता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस दोनों सेगमेंट पे आप अगर फोकस करते हैं तो आपकी जितनी भी विषय है उसमें सरप्लस ही नहीं, आपके रैंक में सुधार डाल सकती है। अब मुद्दा नंबर 2 ये होती है कि एज ए टीचर होता क्या है, दूसरी सबसे बड़ी समस्या, कि जैसे कि मान लीजिए हम आए डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाने,
तो हम अपने सब्जेक्ट को इतना चढ़ा बढ़ा करके बोलेंगे कि आपको लगेगा जितना महत्वपूर्ण ज्योग्राफी है उतना ही महत्वपूर्ण डीआई है। अब आप क्या करेंगे, दोनों को पढ़ना शुरू करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आपके कुछ ही प्रैक्टिस से, प्रतिदिन 1 घंटा, प्रतिदिन अगर हम एक ही क्वेश्चन बनाएं मात्र, तो अभी से जितने दिन एग्जाम है 30 दिन में 30 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन अगर 6 नंबर का हुआ तो 180 क्वेश्चन लिखते लिखते उसकी भाषा, उसकी समझ, और चूंकि कैलकुलेशन है नहीं, कैलकुलेटर के माध्यम से करनी है, इसीलिए आपको जोड़ घटाव गुना भाग पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ये कम मेहनत से आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात क्या होती है, जब हम किताब स्टडी करते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है, पढ़े कहां से। आप कोई भी इतिहास का किताब उठा लीजिए, क्वेश्चन गिन के 8 से 9 पूछे जाते हैं, किताब में पेज 900 से ज्यादा होते हैं, और 900 पेज की किताब पढ़ने के बाद भी 8 क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और एक स्टडी मटेरियल में 80 पेज का कोई टीचर मटेरियल देता है, उसमें से 6 गो लड़ जाता है। नहीं भी लड़ता है तो कम से कम भाषा ऊपर नीचे हो जाती है, लिखने की शैली से आंसर लिख देता है। कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ यह है कि एक किताब को 100 दफा पढ़ने की बजाय 100 किताब को एक एक बार नजर जरूर देनी चाहिए, क्योंकि हर किताब की मत भिन्नता अलग होती है। रोमिला थापर अलग तरीके से बात करती है, बारबारा बूटन अलग तरीके से बात करेंगी। हर व्यक्ति का अपना अपना, कोई कम्युनिस्ट विचारधारा का है, कोई सोशलिस्ट होगा, कोई राष्ट्रवादी होगा। तो सब पे जब हम नजर देंगे तो सबके अगर हम 2-2 लाइन थॉट्स को ही बेहतर तरीके से एनालाइज करके लिख दें तो काम हो जाएगी। पुराने जमाने में क्या होता था, जिसके पास आंसर सीट होते थे लेकिन वो दिखता नहीं था। आजकल तो शॉर्ट्स के माध्यम से कि भाई श्रुति जैन ने कैसे लिखा, तो ईरा सिंघल ने कैसे लिखा, तो फलना ने कैसे लिखा। तो जिसके आंसर का प्रेजेंटेशन बढ़िया होता है, कहते हैं उसको ज्यादा नंबर मिलते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स आपको क्लियर बताएगा कि आंसर आप कितना बढ़िया लिखेंगे, 4 लाइन से ज्यादा जाएगा नहीं। इसीलिए बेसिक समझ। दूसरा, डाटा इंटरप्रिटेशन है क्या बेसिकली। पहला प्रश्न ये, एक मानव शरीर में समझने के लिए इतनी चीजें हैं कि ये धरती जब तक रहेगी तब तक रिसर्च होता रहेगा। लेकिन एक एक्सरे में, प्लास्टिक के फिल्म में एक डॉक्टर 1 सेकंड में वो देख करके हटा देता है। 1 सेकंड से ज्यादा नहीं देखता वो, जिसके लिए आप सुबह से खाली पेट एक्सरे कराने के लिए गए थे। 7 घंटे की आपकी लाइन लगी थी और फाइनली डॉक्टर आता है, ऐसे देखा रख दिया, और आदमी गुस्सा जाता है कि इतना देर तक हम जांच करवाए, कम से कम हमारी छाती ठीक से देख तो लेता, पेट ठीक से देख तो लेता, हड्डी ठीक से देखा कि नहीं देखा, ये ठीक से देखा भी कि नहीं देखा। और उसके बाद हजारों ख्यालात आते हैं कि डॉक्टर के साथ उसका सेटिंग क्या था कि एक्सरे करवाने के लिए भेज दिया, जिसको जरूरत तो थी ही नहीं, लेकिन उसने वही चीज देखा जिसको उसकी जरूरत थी। इसीलिए बारीकी, डाटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम किसी चीज को समझ कैसे डेवलप करें और किसी भी विषय को हम कम जगह में ज्यादा आउटपुट कैसे दें। इस सब्जेक्ट को पढ़ने का पर्पस बिल्कुल 24% नंबर लाना नहीं है, वो है तो वो तो लाना ही है, वो 100% होगा। इसके अलावे भी जानकारी अन्य विषय को आप, जैसे डाटा का, ज्योग्राफी डेटा का खेल है, हिस्ट्री में ईस्वी को रटना डेटा का खेल है, गलती से एक ऊपर नीचे ईस्वी, और चेक करने वाला भी भाषा कम डेटा ज्यादा चेक कर लेता है। जिसकी हिंदी अच्छी होगी वही ना हर्षी दीर्घी भी चेक करेगा, लेकिन जिसकी डेटा अच्छी होगी वो क्या चेक करेगा, डेटा चेक करेगा। जिसका भारत के नक्शा पे कमांड होगा वो आपके भारत के नक्शा के टेढ़ापन को चेक कर देगा, जानबूझ के बदमाशी। एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम ही नहीं है, वो उस विषय में कहीं ना कहीं डीप रहा है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन क्या है, कहा जाता है कि डाटा एक ऐसा चीज है कि बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलता है। आज आप देखिए पूरे भारत की स्थिति कैसी है। हाथ में एक पन्ना हो, वो सादा है कि लिखा हुआ मुद्दा नहीं है, उसको लहरा करके एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया, केजरीवाल कहते हैं उसको। लोगों को पता था उसमें कुछ लिखा है, मतलब डेटा है, वो झूठ नहीं बोलता होगा, बोलने वाला झूठ बोल सकता है। इसीलिए वो जिस दिन आया मुख्यमंत्री बनने से पहले हाथ में एक पेपर जरूर था। आम आदमी व्यक्ति, जितने भी लोग हैं आम आदमी के, सबके हाथ में वो पेपर होते थे। हमने राहुल गांधी की तवज्जो नहीं दी, लेकिन पेपर जो फाड़ा वो आज भी लोगों के जहन में है। इसका मतलब उसमें कुछ डेटा था। आप लाख बोलिए कि मैं गंगा जल की कसम खा के बोलता हूं, बोलेगा लिखित में दीजिए सर।
क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता, ताकि अगर इस पर कोई निर्णय हुई तो हम 10 साल के बाद भी इसको मानेंगे। इसीलिए डाटा सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। और डाटा के साथ समस्या क्या है कि इसका प्रेजेंटेशन और कलेक्शन, मैं शुद्ध हिंदी में ही आपको बताऊंगा, लेकिन चूंकि मुझे टर्मिनोलॉजी समझाने हैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। डाटा कितना बड़ा खेल है आप जरा सोचिए। भारत सरकार एकदम पड़ी हुई है कि नहीं होने देंगे, और बिहार सरकार पड़ी हुई है कि हो के रहेगा, चाहे आप बोले या ना बोले, हम अपना 20 आदमी हायर करके भी करेंगे। जातीय जनगणना कहते हैं उसको। तो जाति इंपोर्टेंट है कि जाति का डेटा इंपोर्टेंट है? बीजेपी पड़ी हुई है कि कश्मीर को कश्मीर रहने दो, लेकिन उसके अंदर में कश्मीर के 72 टुकड़े कर दो, ताकि जहां हिंदू बहुल इलाके ज्यादा है वो एक में आ जाए, जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसको 6 हिस्से में बांट दो, ताकि परिसीमन उसी को कहते हैं। डाटा इतना बड़ा खेल है कि कहां से इंफॉर्मेशन और कितने लोग कहां पर है, कौन मेरे सपोर्ट में है, उसी को कहते हैं। हम जब गांव जाते थे तो हम हर जिंदगी रटते रहे कि मेरा बहेरा थाना है और बहेरा विधानसभा क्षेत्र है। पटना में रहने लगे, अचानक 5-7 साल के बाद गांव गए, इलेक्शन में खड़े हुए थे, गोपाल जी प्रसाद थे, उधर से अटल बिहारी, क्या नाम है इनका, अब्दुल बारी सिद्दीकी थे। हम पूरी जिंदगी अब्दुल बारी सिद्दीकी को अपने विधानसभा क्षेत्र में देखे, और इस बार जब हम गए तो हमको बोला आप बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। मुश्किल हो गई, 3-4 दिन लगा समझाने में खुद को, क्योंकि बचपन से बहेरा बहेरा, अचानक जवानी में बेनीपुर कैसे बोलेंगे। तो पूरे का जब आप एनालिसिस करेंगे तो वो हिंदू मुस्लिम बहुल है, तो कुछ हिस्सा काट के दिया, तो जैसे ही मुस्लिम की जनसंख्या कम कर देगा तो हिंदूवादी संगठन के नंबर ज्यादा मिलेंगे। अब जब मुस्लिम बहुल पर सपोर्ट करने वाली सरकार आएगी तो मुस्लिम वाले को ज्यादा परिसीमन में डाल देगा, हिंदू कम। जातिगत आधारित आएगी तो वो अपने हिसाब से परिसीमन कर देगा। ये प्रक्रिया जारी रहती है, पता भी नहीं चलता और हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डाटा का प्रेजेंटेशन और डाटा का कलेक्शन। डाटा का जब कलेक्शन हो जाती है तो आप इतना समझिए कि पूरे बिहार का इंफॉर्मेशन अब एक पन्ना में है, अर्थात पूरे बिहार में घूम के बिहार को समझिए। हो सकता है कि पूरी जिंदगी लग जाए, पूरा बिहार नहीं घूम पाएंगे, लेकिन एक पन्ने पर अगर हम चीजों को समझ लेते हैं तो पूरा बिहार समझ जाएंगे। तालाब में जाके मछली कोई नहीं देखता, लेकिन डाटा में लिखा हुआ मछली समझ में आ जाती है कि कितना लाख टन का प्रोडक्शन बिहार से हो रही है। इसीलिए डाटा का कलेक्शन रॉ मटेरियल की तरह अवेलेबल होता है, यानी जैसे मिला वैसे उठा लो। किसी एक व्यक्ति से पूछे, वो बोला इस गांव की आबादी 1500 है, उठाओ लिखो पहले। तो रफ एस्टिमेट होती है डाटा का कलेक्शन, यानी रफ जिसको हम लोग कहते हैं, और उसके बाद होती है डाटा का प्रस्तुतिकरण, ताकि ऐसे तरीके से प्रेजेंट करो कि जो चीज जिनको देखना हो वो उसी को देखें। और डाटा के प्रेजेंटेशन करने के कुल 4 तरीके हैं मुख्यतः, जिसको एक हम लोग पाई चार्ट कहते हैं, अंग्रेजी में वृत्त चार्ट कहते हैं। ये कम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का सबसे आसान तरीका है। और होता क्या है कि भाषा में लिखा होगा तो पढ़ना पड़ेगा, ग्राफ में अगर लिखी होती है तो सीधे दिखता है कौन घर में कौन बैठा हुआ है। दूसरा प्रस्तुतिकरण है जो टेबुलेशन कहते हैं, टेबल के फॉर्म में जिसको कहते हैं। तीसरा हम लोग दंड चित्र कहते हैं, जिसको बार ग्राफ हम लोग कहते हैं। चौथा हम लोग इसे लाइन ग्राफ कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। अभी केवल मोटा मोटी हम आपको समझा रहे हैं कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि इसके लिए पूरी मैथ्स पढ़नी पड़ेगी तब मेरा 72 में 72 आएगा, बिल्कुल नहीं। मुझे कई फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको गुना भाग सीखने ही नहीं, वो सब आपके लिए ऑलरेडी गजेट होंगे। रेखा चित्र क्या है? वही डॉक्टर वाला जो एग्जाम्पल दिए थे, हृदय की धड़कन नापना हो तो कुछ इसी तरह से चलते रहता है। अगर टेम्परामेंट नापना हो, टेम्परेचर नापना हो, इसको पढ़ने की कला डेवलप करनी। तो जो लोग केवल डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ेंगे वो इसी रेखा चित्र को स्टडी बारंबार करेंगे, और जिनको इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ना है, आय व्यय पे आधारित, तो वो 1 साल के बाद बढ़ा घटा बढ़ा घटा, तो कम से कम तो 4 साल में 4 इंफॉर्मेशन आ सकते हैं मैक्सिमम।
अगर किसी कंपनी के वित्तीय वर्ष की जानकारी देगा तो 4 साल में 4 इंफॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन हृदय के धड़कन तो हर घंटे में 72 बार ऐसे ही दिखाई देगा। इसीलिए ये बहुत ही सटा सटा दिखता है और ये हटा हटा दिखता है। तो हम जिस चीज की तैयारी करते हैं उसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं वो आपको ऑफिस में लगा हुआ नजर आएगा जब आप फ्यूचर में जाएंगे। आपको आज ही से अग्रिम बधाई। कहने का सेंस ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कि 5 जिला की जानकारी हो तो 5 सिंबल काफी, लेकिन हृदय के धड़कन के लिए एक ही घंटे में 72 बार धड़क जाती है अगर, तो 72 इन्फॉर्मेशन। और हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, हम पहले बता चुके हैं कि हमारा ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं आता। हम आपको एक प्रेजेंटेशन बता रहे हैं कि अगर 72 बार धड़कती है, लोग 7 समंदर पार गाना गाते हैं तो 7 समंदर है नहीं ना, तो हमको क्या लेना देना है उससे। एज ए मैथमेटिक्स टीचर हम आपको बता रहे हैं कि इतनी इंफॉर्मेशन पढ़ने पड़ेंगे, तो इसके लिए क्लिनिकल डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना पड़ता है। ये डॉक्टर के लिए है, मेरे लिए ये इंफॉर्मेशन है, कम से कम इंफॉर्मेशन में ज्यादा से ज्यादा। दूसरा चीज क्या है, इसके बारे में अगर हम 6 महीने तक भी चर्चा कर लें कि रेखा चित्र क्या होती है, इसके हॉरिजॉन्टल में क्या लिखे जाते हैं, इसके वर्टिकल में क्या लिखे जाते हैं, क्या फुट पॉइंट होता है, क्या स्टब होती है, एक भी क्वेश्चन उससे नहीं आते हैं। तो सबसे पहले डेटा बेसिकली होता क्या है। तो मान लीजिए कि मैंने एक क्वेश्चन यहां पे रखा है, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही आएगा। हम हो सकता है कि ये कुछ दूसरे मुद्दे पर दिए, आपको दूसरे मुद्दे पर आएगा। जो मुद्दा सबसे गर्म होगा उस पर तो जरूर एक कभी कभी आ जाती है। जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा का चुनाव हुआ, तो उस केस में राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे, पिछले बार कांग्रेस के कितने सांसद थे, फलना के कितने थे, इस बार उसका प्रेजेंटेशन कभी आ जाती है। कभी मान लीजिए मछली का मुद्दा सबसे गर्म हुआ, जैसे आंध्र प्रदेश के साथ में बिहार का हुआ था, उस पे उठा के डाल देगा। तो मुद्दे आपको मिलेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन का सबसे पहला प्रेजेंटेशन पाई चार्ट मिलेगा। पाई चार्ट का बेसिकली मीनिंग क्या है? पाई चार्ट का बेसिकली मीनिंग है कि आपको यहां ये 2D में दिख रहा, लेकिन प्रदीप सर जब आपको 3D में पढ़ाते हैं तो पृथ्वी की सबसे बेहतरीन स्टडी आप सर्कल पे ही करते हैं। 3D पिक्चराइजेशन होती है, ऊपर का लेवल क्या है, नीचे का लेवल क्या है, कोण क्या है, वही है। अगर उसको लिख के पढ़ाया जाए तो समझ में आती है, लेकिन जैसे ही यहां पर ग्लोब नाचता रहता है, सर कहते हैं देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, आपको पता है ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कहीं और है, लेकिन प्रेजेंटेशन जो यहां हो गया है, इससे मुझे पूरी तरह से जानकारी है कि अगर ये पूरा विस्तार ले लेगा तो ऑस्ट्रेलिया वहीं नजर आएगा जहां वो है, और ग्लोब को ही पूरा पृथ्वी मान के पढ़ते हैं। तो सेम चीज यहां पर है कि पूरे बिहार में अगर मान लीजिए जानकारी दिया कि कुछ लोग हैं, जो लिखा हुआ है पाई चार्ट में कोण की डिग्री के अनुसार 6 पेयों में से विद्यार्थी की पसंद, कोई चाय पीना पसंद करते हैं, कोई कॉफी पीना पसंद करते हैं, कोई स्प्राइट पीना पसंद कर सकता है, कोई दूध पीना पसंद कर सकता है। तो जो मुख्य रूप से मान लीजिए कि 6 गो पेय पदार्थ हैं, उस 6 पेय पदार्थ पर अगर अध्ययन किया गया तो कुछ लोगों की जानकारी मिली, जिसकी जानकारी यहां पर दिए हुए। अब यही सब कुछ है, यही सच है कि इतने ही लोग पीने वाले। सर्वे कितने लोगों पर किया गया? 6800 विद्यार्थी पर सर्वे किया गया। इसका मतलब ये झूठ नहीं बोल रहा, 6800 लड़का है। तो अब रही बात कि डेटा प्रेजेंटेशन से बाहर निकले कैसे। समय भरपूर होती है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो सबसे पहला क्या होती है कि आप इस तरह के सवाल को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरी मर्जी है कि मैं इसे 5 भाग में बांट के प्रेजेंट किया। अब मेरी मर्जी है, मैं इसी डेटा को हम ऐसे अगर प्रेजेंट करें कि ये जो मेरा है लड़कों की संख्या को बताता है, और ये जो मेरा है पेय पदार्थ को बताता है, तो मैं यहां पर चाय लिख सकता था, और चाय पीने वाले लोगों की संख्या 300 थी, तो मैं यहां पर 300 लिख सकता था। ये भी वही प्रेजेंटेशन है जो ये प्रेजेंटेशन है। इसीलिए इस बात पर तो ध्यान ही नहीं देना है कि एक डेटा को कितने तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको डेटा देख के पता चलेगा कि आपका ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में है, बस आपको कंक्लूजन और उसके आंसर लिखने। आपको एक एग्जांपल देता हूं, छोटा सा मनोरंजन टाइप का भी लगेगा, कि एक डॉक्टर की पत्नी
डॉक्टर को चिट्ठी लिखी। डॉक्टर भाषा ठीक से समझता नहीं था, तो उसने चिट्ठी लिखा डॉक्टर को कि आप और नीचे लिखा था शादी से पहले। आप गौर कीजिए मैं क्या समझा रहा हूं। डॉक्टर की पत्नी है, डॉक्टर की भाषा में डॉक्टर को चिट्ठी लिख रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये पारिवारिक आदमी को पारिवारिक भाषा समझ में नहीं आई है, इसीलिए डॉक्टर को डॉक्टर की भाषा में समझा रही है और एक सिंबल बनाई, लिखी शादी से पहले। तुरंत उसके बाद लिखा शादी के समय में। और फिर लिखा शादी के बाद। और शादी के बाद जो है, डॉक्टर समझ गया कि शादी से पहले हम बिहेव ठीक करते थे, हमारी प्रेजेंटेशन ठीक थी, लगभग मेरी फ्रीक्वेंसी सही चल रही थी। शादी के समय में मेरी स्थिति डमाडोल होने लगी और शादी के बाद मेरी वाइफ समझ रही है कि हम उसको कुछ नहीं समझ रहे, जिग जैग। ये ग्राफ है क्या? समझ पा रहे हैं? इसी को कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा प्रेजेंटेशन। कि आपने कुछ नहीं लिखा कि प्रिय पति देव, क्या चक्कर है कि आपने चिट्ठी नहीं लिखी मेरी सहेली मुक्ता को, नौकरी से निकाल दिया है गाय ने, बछड़ा दिया है दादाजी ने, क्योंकि पूर्ण विराम भूल गए थे, ऐसे ही लोग बोलते हैं। गलती से पूर्ण विराम को अगर चेंज कर दें तो यही हो जाती है। तो कहने का सेंस ये है कि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मेरे पास में मान लीजिए कि एक प्रेजेंटेशन है, पाई चार्ट। इसको लाइन ग्राफ में भी दर्शा सकते हैं, इसको बार ग्राफ में भी दर्शा सकते हैं, और इवन इतना ही नहीं, जब इंफॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है तो दो दो ग्राफ की मदद ली जाती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ग्राफ कैसे बनता है वो चर्चा ही छोड़ दीजिए, बना हुआ मिलेगा आपको। आपको केवल उसको देख के समझना है कि इंफॉर्मेशन क्या क्या है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास अगर ये इंफॉर्मेशन है टोटली, तो कितने लोगों का इंफॉर्मेशन है? 6800 लोगों का इंफॉर्मेशन है। तो जब पाई चार्ट में प्रस्तुतिकरण होगी तो गारंटी है कि या तो वो डिग्री में होगा और या तो वो परसेंटेज में होगा, और तीसरा या तो वो मान में होगा, वैल्यू में होगा। और मैं आपसे पूछता हूं, सारा चीज करके अगर परीक्षा दे ही देगा तो फिर उत्तर भी लिखने को क्यों बोलेगा? इसका मतलब मान में अगर दे दे कि 1800 लोग थे, 6800 लोग थे, इसमें से 648 लोग मान लेते हैं कि पेय पदार्थ टी पीते हैं, तो कंक्लूजन फिर हम आपके लिए छोड़े क्या? तो आपके लिए छोड़े परसेंटेज और आपके लिए छोड़े डिग्री, कि अगर 6800 लोग हैं तो पेय पदार्थ टी पीने वाले का प्रतिशत या डिग्री, यहां डिग्री है तो 64.8 डिग्री है। आप जब डिग्री को समझ जाएंगे तो आपको वो आदमी की संख्या भी मिल जाएगी जो टी पेय पदार्थ लेते हैं। इसका मतलब फर्स्ट इंप्रेशन पूरे पाई चार्ट का होगा कि आखिर डिग्री से हम परसेंटेज में कैसे जाएं, और साथ ही साथ डिग्री से परसेंटेज में कैसे जाएं। ऐसा लगता है ना कभी कभी गौशाला में आदमी पढ़ाता है, देख रहे हैं? तो ये डिग्री से परसेंटेज में कैसे जाएं, और दूसरा डिग्री से मान में कैसे जाएं, और तीसरा क्या कंडीशन होगा कि डिग्री से मान में जाने के बाद कभी कभी मान से परसेंटेज में आना पड़ता है और कभी मान से डिग्री में आना पड़ता है और कभी परसेंटेज से डिग्री में आना पड़ता है। तो पूरा पाई चार्ट आज ही के क्लास से आपकी खत्म हो जाएगी, तो आप उसके बाद करेंगे क्या? तो मैंने लगभग 3000 से अधिक क्वेश्चन कंपाइल करवाए। आप प्रत्येक दिन एक एक क्वेश्चन केवल लिखेंगे, आधा घंटा देंगे। अगली क्लास होने से पहले 4 गो क्वेश्चन बनाएंगे, आपको समझ में आएगा कि हम बना भी रहे हैं, बन भी रहा। 3 ही क्वेश्चन से पूरी पाई चार्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 ही इंफॉर्मेशन के इर्द गिर्द सब घूमता है, बस उसके बाद लिखने की शैली होती है। तो सबसे पहला केस, मान लीजिए कि यहां पर डिग्री 64.8 है, तो किसी भी डिग्री को अगर मुझे प्रतिशत में बदलना हो
तो ऐसा कोई नियम नहीं है, ये सब किताबी भाषाएं हैं। बेसिकली आप किसी को बदल कैसे सकते हैं? हम उदय सर हैं तो मैं संचिता कुमारी हो कैसे जाऊंगा? मैं यही रहूंगा, तो मुझे बदल नहीं सकते आप, लेकिन आपको जिस किरदार की जरूरत है उसमें आप हमको ढाल सकते हैं। हो सकता है कि आप सलवार सूट पहना करके, बाल लगा करके आप लड़की टाइप प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कपिल शर्मा की शो चलती है। आपको भी पता है कि असगर अली पुरुष है, लेकिन आप दादी समझ के देखते हैं। आपको पता है कि कृष्णा अभिषेक पुरुष है, लेकिन आप उसको सपना समझ के देखते हैं। तो सेम चीज यहां पर है, पर डिग्री कभी भी प्रतिशत में बदलता नहीं है। हमें परसेंटेज में चाहिए तो डिग्री के मान को बिना चेंज किए हुए, ताकि ना आदमी बदले, बात समझ आ रही है, और प्रेजेंटेशन भी हो जाए। तो इनडायरेक्टली डिग्री से परसेंटेज में बदलने के लिए जो किताब सूत्र लिखता है वो बदला नहीं जाता। डिग्री का काम हमारे लिए नहीं है, इस किरदार के लिए परसेंटेज का काम है। तो हम अगर डिग्री को बदल ही नहीं सकते तो इसका मतलब डिग्री का मतलब क्या होती है? ये जो छोटा सा बिंदु है ना, ये इनडायरेक्टली बताता है कि बट्टा में 360 है। और कितने मजे की बात है, गौर कीजिए, इसने कितना जगह लिया? x बट्टा 360, 4 लेटर लिखने पड़े, 2 लाइन ले लिया। इसने क्या किया? 1 लाइन लिया, एक छोटा सा जगह लिया। ये तो फर्स्ट ही शब्द में प्रेजेंटेशन आ गए कि x बट्टे 360 जैसी भारी भरकम डेटा को छोटे से जगह में कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो x डिग्री, स्पेस भी कम लिया और बोल वही रहा है जो x बट्टे 360 बोल रहा। अब तो समझ में आ गया कि प्रेजेंटेशन है बेसिकली ये। और मुझे प्रतिशत का मान होगा तभी आंसर आएगा। तो 100 से नहीं गुना होती है, 100% से गुना होती है। अब ये 100% से गुना क्या हुआ? मैं कहा बदल ही नहीं सकते आप, तो 100% की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अब जब 100% का मान 1 हुआ, तो मैं दुनिया में किसी भी नंबर को 1 से गुना करूं, वो बदल जाएगा क्या? अब आप गौर कीजिए, मैं जो कह रहा हूं वो थोड़ी सी आपकी मैथमेटिक्स से अलग जा रही है, क्योंकि हकीकत क्या है कि आप x डिग्री को बदले हैं क्या? बदल गया है? मान में परिवर्तन हुई नहीं, जिस किरदार की जहां जरूरत थी वहां पहुंचाए हैं। अर्थात ये डिग्री का मतलब 360 बट्टा में होता है, अभी भी वो है सेम। और 100% से गुना करने पर न मान बढ़ता है न घटता है, वो अभी भी वही है। क्यों? क्योंकि 100% की वैल्यू 1 होती है। और दुनिया में किसी भी नंबर को अगर हम 100% से गुना करते हैं, 100% से, अकेले 100 से गुना कीजिएगा 100 गुनी हो जाएगी, और 100% से गुना कीजिएगा कोई गुनी नहीं होती है, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। यही वजह है कि अब इसको कंपाइल करके लोग किताब में लिखते हैं कि कभी भी डिग्री से प्रतिशत में बदलने के लिए पहले 360 से भागा दें, तत्पश्चात प्राप्त मान को 100 से गुना करें और उसके बाद प्रतिशत का सिंबल लगाएं। इतना लंबा शब्द लिखा, उतनी ही बात हुई जितना कि हम समझ गए कि ये डिग्री क्या कहता है, बस। तो अब मुझे अगर इन सभी के सभी डिग्री का केंद्रीय कोण निकालना हो तो मैं आराम से किसी एक को टारगेट करूंगा। तो स्टडी के दौरान चाहे वो पूछे या ना पूछे, आप हर एक पर एनालिसिस कीजिए। तो जैसे 64.8 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूं कि 64.8 डिग्री का मतलब हुआ बट्टे में 360। और अगर मैंने इसे 100% से गुना कर दिया तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हुए, और ये डिग्री वही मान देगा जो ये परसेंटेज की वैल्यू वाली मान देगा। बस हमें जब परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी हम परसेंटेज से सवाल बनाएंगे, और जब डिग्री की जरूरत पड़ी तो हम डिग्री से सवाल बनाएंगे। और मुझे इतना तो पता है कि आप में से अगर मैथ्स किसी की कमजोर भी अगर है, तो अब डिग्री से परसेंटेज तो कम से कम आप ला ही पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे 122.4 डिग्री का मान निकालना है तो कोई नियम नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। बट्टे में 360 और गुने 100%, मतलब आखिर पेय पदार्थ S का जो केंद्रीय कोण है वो कितना डिग्री हो जाएगा? तो भाई इतना 122.4, और परसेंटेज कितना होगा? तरीका से। फिर उल्टा चलते हैं, उसमें भी कोई नियम नहीं है। जैसे मान लेता हूं कि मुझे किसी ने दिया 45%,
और बोला डिग्री में अगर हमको दिखाई दे दे तो मेरा काम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 45% है, ये परसेंट का मतलब क्या होती है, बट्टे में 100। और मजे की बात ये है कि 360 से अगर गुना करते हैं तो मान में परिवर्तन होगा, और 360 डिग्री से गुना करते हैं तो मान में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री भी एक के ही बराबर होता है। गौर कीजिएगा, गलती से अगर नुक्ता छूट गए तो खुदा भी जुदा हो जाते हैं। अर्थात ऊपर का केवल एक बिंदी छोड़िए, मेरे जैसा मास्टर सीधे पूरा काट देगा, क्योंकि आपने 360 से गुना कर दिया। अब बिंदी लगाइए, मतलब आपने 1 से गुना किया। तो पाई चार्ट का सबसे पहला फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हो गया कि 100% का मान 1 के बराबर होता है, और 1 का मान 360 डिग्री के बराबर होता है, और 360 डिग्री का मान 100% के बराबर होता है। 100% का मान 360 डिग्री के बराबर होता है। मतलब क्लियर हुआ कि अगर हमें 100% से डिग्री की तरफ जाना हो, डिग्री से 100% की तरफ जाना हो, इसका मतलब हुआ कि ये जो बीच में जो क्लू है 1, इससे किसी भी संख्या को अगर हम गुना करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अब आप बताइए कि मैंने लिखा मान लीजिए 7, मेरी मर्जी है कि मैं इसे 100% से गुना करूं, मान में कोई परिवर्तन हुआ? 7 के 7 रह गए, लेकिन प्रस्तुतिकरण क्या हो गई? 700% की। और इसी 7 को अगर 360 डिग्री से गुना कर दिए तो कोई परिवर्तन हुआ, लेकिन क्या हो गया? प्रस्तुतिकरण बन गई 2520 डिग्री की। लेकिन 7 को 360 से गुना करेंगे तो क्या हो गया? गड़बड़ हो गया सारा खेल। तो सबसे पहला फंडामेंटल ये हुआ कि आपको जब भी कभी भी डिग्री दिया हुआ रहे, x डिग्री, अब ये x कुछ भी हो सकता है, तो फर्स्ट स्टेप आपका हुआ x डिग्री का खुद का मान बट्टे में 360, और सेकेंड स्टेप हुआ कि x बट्टे 360। और यहां ध्यान दीजिएगा कि अब आपको फिर से चाहिए क्या? अगर आपको प्रतिशत में चाहिए तो 100% से गुना करेंगे, और अगर आपको मान ही चाहिए तो फिर 100% में बदलने से मेरा काम नहीं बनेगा, तो हम उसको क्या करेंगे? कुल मान से भी गुना कर देंगे तो मान तक पहुंच जाएंगे, टोटल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरे पास एक क्वेश्चन था यहां पर कि 64.8 डिग्री पेय पदार्थ टी है, तो हम यहां पर चल के देखते हैं कि 64.8 डिग्री टी पेय पदार्थ को दर्शाता है। तो स्टेप नंबर 1 64.8 बट्टे 360, मान में कोई परिवर्तन नहीं, और मुझे आदमी की संख्या चाहिए, तो मैं अपने उस वैल्यू को बट्टे में 360 को 6800 से गुना करेंगे। और जब हम 6800 से गुना करेंगे, क्योंकि कुल आदमी की संख्या कितनी थी? 6800 थी। 6800 से गुना करेंगे तो ये उस आदमी की संख्या बता देगा जो टी पेय पदार्थ लेता है। और अगर मैंने इसे गुने 100% कर दिया तो उसी आदमी का ये प्रतिशत बता देगा कि इतने प्रतिशत लोग पेय पदार्थ टी लेते। और मुझे पूरी तरह से क्लियर है कि इतनी इंफॉर्मेशन तो आपको समझ में आ गई होगी, हाँ या ना? पहले आप नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कर देता हूं, इसके पहले भी हम पढ़ाए हैं। अच्छा, ये सब क्या नोट कीजिएगा? हाँ, क्वेश्चन में कर दे रहा हूं तुरंत। मैंने कहा कि 3 ही इंफॉर्मेशन है पूरे पाई चार्ट, यानी 4 चैप्टर में से एक चैप्टर आप 1 घंटे में कर सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि भाई मुद्दे आएंगे तो प्रैक्टिस तो होगी। चलिए, मैं ऑनलाइन भी था जी, ये कोई बताया नहीं हमको। सॉरी भाई, मैं सबको देख लेता हूं। नहीं, यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे नहीं, ये बीपीएससी मेंस का बैच है। मुस्कान कुमारी, हाँ बिल्कुल।
मैं टोटल डिस्कस कर देता हूं, बस मैं जो कह रहा हूं वो क्लियर हो गया। हाँ हाँ जी, अच्छा हम हट जाएं। अच्छा हाँ, तो मेरा स्टेटस देख के आया, तो मेरा स्टेटस तो बहुत छोटा है। अच्छा व्हाट्सएप का स्टेटस देखा था। तो इसका मतलब कहीं भी अगर पाई चार्ट का क्वेश्चन होगा तो अगर 6 से मान लीजिए 8 क्वेश्चन अगर आपको दे देता है, जनरली 5 क्वेश्चन ही क्रिएट होते थे, 5 5 10, किसी किसी में 4 किसी में 8। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये गारंटी मिलेगा कि पर्टिकुलर किसी एक का केंद्रीय कोण क्या होगा। और अगर परसेंटेज में दे दिया तो कोण पूछ दिया, और डिग्री में दे देगा तो पूछ देगा उसका प्रतिशत मान क्या होगा। तो एक क्वेश्चन तो आप डेफिनेट कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी भी वैल्यू का बोले तो निकल जाएगा। वो कुछ भी उस पर टेंशन नहीं लेना है, अभी वो हम सब कर देंगे। केवल हमें पहले इस प्रेजेंटेशन को ठीक करें, फिर सवाल हम लोग देखेंगे। फिर एक पाई चार्ट के सवाल होते हैं, फिर 2 पाई चार्ट के सवाल होते हैं, फिर 3 पाई चार्ट भी होते हैं, किसी किसी में 2 2 ग्राफ। लेकिन प्रेजेंटेशन अगर समझ में आ जाता है तो फिर सारा खेल लिखने पढ़ने का ही है। प्रीति कुमारी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल। क्वेश्चन आप लोग को सब पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा, बिल्कुल मत लिखिए। आज क्लास को समझ लीजिए, बस इससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि डीआई पढ़ना चाहिए। और मैं ये भी कह रहा हूं कि आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। फाउंडेशन के बैच में जिसको एसएससी बैंक करना है वो गुना सीखता है, वो भाग सीखता है, वो दशमलव सीखेगा, लौसो सीखेगा, मौसो सीखेगा। हमको क्या सीखना है? ऑलरेडी प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर होंगे, आपको भागा भी नहीं देना है। अगर मैं यहां पर लिख भी डायरेक्ट दूं तो आपको पता होगा कि मुझे कैलकुलेटर से ही भागा देने। टेंशन नहीं लेना है कि इसको सर हमको काटना नहीं आता है। हम जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं हम उसी का टेंडेंसी मेंटेन करेंगे, और कुछ नहीं करनी। हम लोग अगर गेस्ट फैकल्टी के रूप में जाते हैं स्टेट कहीं भी पढ़ाने के लिए, तो हम लोग की क्लास मैक्सिमम कितने दिन की लगाता होगा? आप भी जानते हैं कि आईएएस का एग्जाम हो या बीपीएससी का एग्जाम हो, अब तो बेसिक न्यूमेरेसी वाला कॉन्सेप्ट आ गया सीसेट वाले में, तो पूरी साल लोग 2.5 लाख रुपया फी लेते हैं। वो इकोनॉमिक्स वाले को, वो पॉलिटी वाले को, करंट अफेयर्स वाले को 5 लाख दे देंगे, उस पे वो 6 6 महीना बैच भी दे देगा पढ़ाने के लिए। लेकिन समस्या क्या है, बैक कर दूं, लेकिन वो करता क्या है, मैथ वाला टीचर को लास्ट में 5 दिन क्लास लगवाता है। और फिर भी हम लोग इतनी जिम्मेदारी से 5 दिन में कोर्स करा देते हैं। तो ये कहानी बनती है। तो इसीलिए थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, इसीलिए कोई ज्यादा इशू नहीं, 5 6 क्लास काफी होते, खाली प्रैक्टिस खूब करना पड़ेगा। फर्स्ट, डिग्री का एक्चुअल मान क्या है, बदला नहीं है। और फिर डिग्री को फ्रैक्शन में बदल के, भिन्न में बदल के, अगर प्रतिशत में चाहिए तो 100% से गुना करेंगे, और मान में चाहिए तो कुल मान से गुना करेंगे। तो इस क्वेश्चन में टोटल 6800 लोग थे, तो 6800 लोगों का प्रेजेंटेशन हुआ। ये टोटल हो जाएगा A to Z। पीडीएफ दे देंगे तो हम लोग बना के अपलोड कर देंगे। हाँ, उसके लिए आपको जो मेंस वाले बैच में बोला गया वो सारी प्रक्रिया आप फॉलो कर लीजिएगा, आंसर सब कुछ चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव की तरह मत बना दीजिएगा, क्योंकि आंसर पहले बन जाएगा लेकिन लिखना पड़ता है उसको, क्योंकि यहां सारा खेल तो लिखने का है। वो सब बाद में, अभी पहले सीख लीजिए। काटने के लिए तो पूरे में काटना पड़ेगा। मैथे है तो आपको हर क्वेश्चन में काटना है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। कहने का सेंस ये क्या हुआ कि हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कोई कन्वर्ट होता है। इसमें 6 गो डेटा है, 6 काटे पड़ेगा, वो बाद का इशू है। क्लियर यहां तक? तो अब रही बात कि हम इस पूरे सवाल को अब फिर से एक बार समझते हैं कि पाई चार्ट क्या हमने कहा,
फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं आप लोग। 360 डिग्री क्या है? एक है। तो ये जो 7 गुने 360 नहीं हुआ है, 7 गुने 1 हुआ है। तो ये प्रस्तुतिकरण है 2520 डिग्री का, बट ये है तो 7 ही ना। इसीलिए मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जैसे किताबी परिभाषा क्या लिखता है, प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, बदला नहीं जाता, वो वही है। प्रस्तुतिकरण है कि कहीं पर हिस्सा के रूप में बंटवारा करना है हमको, इसीलिए रेशियो चाहिए, और किसी जगह पे परसेंटेज में कैलकुलेशन करना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं ये कहूं कि भारत की कुल आबादी में से 35,96,972 लोगों में से 5,03,292 लोग हैंडीकैप्ट हैं। कहेगा भाई रह दे, नहीं समझना है। लेकिन मैं अगर कहूं पूरे भारत की आबादी में 3.1% लोग दिव्यांग हैं, आपको पता है कि ये कैलकुलेशन कुछ और होगा, आपको पता है कि एक संख्या है, लेकिन 3.1% ज्यादा समझ में आती है कि नहीं? हाँ या ना? आपको अगर कभी भी सरकार भाषण देती है कहीं पर भी, तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, तो केवल उतना समझ में आता है। बेसिकली अगर वो ओरिजिनल फ्रेम करने लगे तो सोचिए तो कितना जीरो होने वाला है। प्रस्तुतिकरण है कि आपको जैसे समझ में आता है वही समझाया जाएगा। तो प्रवक्ता के साथ बड़ी समस्या हो जाती है। जिस दिन वो बेचारा हार जाता है उस दिन वो सीट पर बात नहीं करेगा, वोटर परसेंटेज पे बात करता है। और जिस दिन वो जीत जाता है उस दिन वोटर परसेंटेज पे बात नहीं करेगा, वो सीट पे बात करेगा। वो उसके साथ बड़ी, वो बहुत पढ़ा लिखा होता है, वो बहुत एनालिसिस करके आता है। कारण उसके यही है। कैसे वो कहेगा कि हम हार गए? सबको पता है कि हार गए, वो हार पे ही बहस कर रहा है। बोलेगा देखिए हम हारे हैं लेकिन हमारा मार्जिन 1.2% के है। मतलब जितना कम बोल रहा है पब्लिक को लग रहा है अरे तब नजदीक जाके हारा। अब वो जब 1.2% को निकालिएगा तो पता चलेगा कि वो आदमी 32,500 वोट से हार गया। अगर ये बोल दे कि हम 32,500 वोट से इतना वोट से हार गया, साइकोलॉजी प्रेजेंटेशन है ये, वही वजह है। और एक पदाधिकारी को इतनी जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए एक सब्जेक्ट होती है। अब यहां पर क्या, पाई चार्ट में कोण की डिग्री के अनुसार, तो यहां पर एक क्वेश्चन कोण की डिग्री के अनुसार आएगा, तो दूसरा प्रतिशत के अनुसार भी आएगा, और तीसरा मान के अनुसार भी आएगा, जो तीनों लिखा हुआ था। अगर डिग्री हुआ तो आपको प्रतिशत में और मान में बदलने होंगे। अगर आपको मान दे दिया तो सवाल डिग्री और परसेंटेज पर क्रिएट होगा, गारंटी है। और अगर परसेंटेज दे दिया तो डिग्री और मान में क्रिएट होगा। पाई चार्ट से अब बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, तीन तरह के सवाल आएंगे आपके पास, चौथा बिल्कुल नहीं होगा। बाकी सब डेटा पता रहेगा तो अनुपात समानुपात वो अलग इशू है। 6 पेय पदार्थों में से विद्यार्थियों की पसंद है, और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 6800 है, और मेरे पास ये पूरा डेटा है। अब रही बात कि अगर हम जस्ट अगला क्वेश्चन पर ध्यान दें, तो उसके पहले ये समझना भी जरूरी है कि क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। तो पेय पदार्थ पी और आर दोनों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। अब जब यहां बोला कुल संख्या, तो आप समझ गए कि संख्या में मुझे निकालने होंगे, और संख्या में निकल भी जाएगा। कैसे निकलेगा पता चल गया। और एस और भी दोनों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, ये भी संख्या में निकालने होंगे। अब इसी सवाल को देख करके एक बात पता चल गया होगा कि टोटल इसमें 6 पेय पदार्थ है, और पहला में ही 4 गो का मान निकालना है, तो बच गया कितने? तो ऐसा करते पहले ही पूरा का मान निकाल लेते। इसी को कहते हैं डाटा प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कह सकते कि दिए गए चित्र को चित्र इसलिए जिक्र किया क्योंकि हो सकता है कि आप बार ग्राफ से कंक्लूजन निकाल रहे हो, तो उसके पहले आप बार ग्राफ लिखेंगे। दंड चित्र से, ये पाई चार्ट है तो वृत्त चित्र से, बात समझ में आ रही है। लाइन ग्राफ होगा तो रेखा चित्र से। तो यहां पर ये मैं खाली स्थान छोड़ा हूं कि ये आपको लिखने ही होंगे। तो जिस चीज का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उस ग्राफ को लिख सकते हैं। तो दिए गए चित्र को निम्न प्रकार
प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहां पर एक बात समझिएगा, सारा खेल आज्ञा भाव का है। अगर आप यहां ये शब्द लिख देते हैं कि प्रदर्शित करते हैं, तो परीक्षक समझ जाएगा ये ओवर कॉन्फिडेंस में है, इसको लगता है कि इस ग्राफ को और तरीके से बदल ही नहीं सकते। इसीलिए जब भी कभी भी हो तो कोशिश कीजिएगा ऑर्डर शब्द का यूज मत कीजिएगा। इसीलिए कभी भी एंटी गवर्नमेंट आंसर लोग नहीं लिखते हैं, फेल कर देगा तुरंत। एंटी गवर्नमेंट आलोचना आप कर सकते हैं, और आलोचना में भी सॉफ्टनेस लानी पड़ती है। आप गलत हैं लेकिन ये करिएगा तो सही होगा। ये नहीं कि आप गलत हैं और सही करने के लिए आपके पास कोई सुझाव ही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट जो किसी भी सवाल में जो आप प्रदर्शन करेंगे तो आप कर सकते हैं का मतलब होता है कि इसको कई तरीके से किया जा सकता है, जिसमें से हम ये सबसे बेस्ट कंक्लूजन दे रहे हैं। कैसे? तो अब मेरे पास दो ग्रुप हैं। एक है, मान लीजिए पेय पदार्थ पी, पी से शुरू हुआ, पी क्यू आर एस टी यू, टी और भी यू नहीं है, पी क्यू आर एस टी भी। क्लियर यहां तक? अब हमको किसमें दिया हुआ है मान? डिग्री में। तो हम डिग्री में वो दिया हुआ है, तो फिर से डिग्री लिख दीजिएगा, तो फिर गेले गीत को हम दो बार गा दिए। आप अपना प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं तो आप डिग्री दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये पॉइंट नंबर 2 क्लियर। तो यहां पर जो मेरे पास है, जो कि पी का डिग्री का मान कितना है? 79.2। तो आप यहां पर क्या करेंगे? 79.2 बट्टे में 360 और गुने कितना? 100। गलती से भी प्रतिशत मत छोड़ दीजिएगा, और ये आपको लिखने ही होंगे। अब कितना मजेदार चीज है, गौर कीजिए। अगर आपको एक भी याद है तो इसको देख के बाकी सबको लिख सकते हैं, एरर भी नहीं होती है। तो इसी तरीके से दूसरा जो प्रेजेंटेशन होगा क्यू का 57.6 डिग्री, तो 57.6 बट्टे 360 अगुने कितने? 100%। यहां पर क्या हो जाएगा? प्रतिशत मान। क्लियर है? तो तीसरे वाले का प्रेजेंटेशन क्या है? 14.4 डिग्री। तो 14.4 बट्टे 360 गुने 100। बाएं तरफ में हम आंकड़ा खिसका देंगे, टेंशन मत लीजिए, सामने सामने ही लिखना पड़ेगा। 122.4 डिग्री, तो 122.4 बट्टे 360। और याद रहे कि एक को लिख दिए तो दूसरा आप नहीं लिखेंगे, वो भी गड़बड़ है। यानी आप ये भी नहीं कह सकते कि बाकी ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, वो लिख दीजिएगा किसी भी सूरत में। तो ये तो पहले हटा देते हैं। सॉरी, ठीक है। दूसरा हो गया क्यू आर एस टी। टी में कितना डिग्री दिया हुआ है? 64.8 डिग्री। तो 64.8 बट्टे 360 और गुने कितना? 100%। और जो भी है वो हो जाएगा 21.6। तो 21.6 बट्टे 360 गुने 100%। इसमें आप ये बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि सर हमको हर बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं, एक ही जैसा है, एगो पकड़ लीजिएगा, लिखना आसान होता है, लेकिन लिख देने से पूरा डेटा क्लियर है। तो अब यहां पर क्या हुआ कि पेय पदार्थ पी क्यू आर एस टी भी, और ये उसके प्रतिशत मान हो गए कि प्रतिशत में परिवर्तन हम जिसको कह सकते हैं एक तरह से। अब ये प्रतिशत मान हुआ उसी का।
और प्रस्तुतिकरण हो गया आपका एक नया। तो पहले कौन सा था? पाई चार्ट, वृत्त चार्ट, और आपने उसे किसमें प्रस्तुत कर दिया? सारणीकरण, जिसको टेबुलेशन कहते हैं। और टेबुलेशन फॉर्म में भी वैसे ही प्रेजेंटेशन दिख रहा। तो अब अगर इसको आप काटेंगे तो 36 दूनी 72 और 36 दूनी 72, 22%। याद रखिएगा, जितने डेटा इसमें होंगे कहीं भी आपको एक दशमलव भी हेरा फेरी नहीं होगा, एग्जैक्ट कटेगा। कुछ कॉन्फिडेंस सब लेकर के जाइए, ये नहीं कि सर ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 डिग्री देगा, नहीं देता है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपका डायरेक्ट एग्जैक्ट कटेगा। और 360 डिग्री एक ऐसा मान है कि आपको 17 के भी टेबल नहीं रटने हैं, 9 के मान से कट जाएगा। तो अगर कैलकुलेटर हम नहीं कर पाए, करना ही है, नहीं कैसे कर पाए, तो भी कभी कभी खिसिया जाता है, अलाउडो नहीं देता है कोई कोई एग्जाम में, कोनो स्टेट खिसिया जाता है, पागल की तरह करे लगता है। जैसे सीएससीपीटी में अलाउडे है, तो वहां डिग्री भी लॉगरिदम में कैलकुलेट करने पड़ते हैं, 0.4 अंक। अब सीए का कैलकुलेशन कैसा होगा? अब वहां भी यही मैथ पढ़ाने होते हैं, लेकिन तरीके अलग है, कैलकुलेशन का दायरा बढ़ता है। यहां पर भी आप काटेंगे तो देख के लग रहा है कि 16% होगा, क्योंकि मैंने कहा कि ये कटेगा तो कट रहा है। फिर ये अगर देखते हैं तो 36 चौके 144 कितने परसेंट होंगे? 4% होंगे। ये कितना होगा? 36 या 108, और कितने बच गए? 14, 36 चौके 144, 34% हो गए। ये कितना हो जाएगा? 36 के 36, 18% हो गए, और ये हो जाएगा 6%। अर्थात इन सभी प्रतिशत मान को जोड़ के 100% ही होगा, और सारे डिग्री जोड़ के 360 डिग्री होगा। तो मैंने पहले लिख दिया था कि 360 डिग्री का जो मान आएगा वो 100% के बराबर होगा। क्लियर? और उसी को संपूर्ण कहते हैं, टोटल कहते हैं। तो हमने क्या किया? प्रतिशत मान में परिवर्तन कर दिया। अब रही बात संख्या, यानी पी पदार्थ लेने वाले लोगों की संख्या। यहां पर आपके पास दो रास्ते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शनल है कि आप कौन सा चुनाव करते हैं। चूंकि आप डाटा प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और पहले ही लिख चुके हैं कि कर सकते हैं, तो आपके पास दो विकल्प हैं, परसेंटेज से आप जाएं या डिग्री से ही जाएं। बात समझ गए? लेकिन परसेंटेज में मैं सजेशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि नीचे क्वेश्चन एक गारंटी है परसेंटेज में मिलेगा, तो इतनी मेहनत जो आप की है वहां 2 लाइन से काम चल जाएगा। अगर ये नहीं लिखेंगे तो वहां 5 लाइन से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि सामने वाला समझ जाएगा ये हर सवाल में हर बार कैलकुलेट करेगा, तो फिर इसको डाटा को प्रेजेंट करने का तरीका ही नहीं पता है। प्रेजेंटेशन करते क्यों हैं? आप समझ गए होंगे कि इसलिए करते हैं कि कम गागर में ही सागर नजर आए। तो अब यहां के बाद आपके पास दो ऑप्शनल है, एक कलर में चेंज कर देता हूं, दूसरा फिर चेंज कर देता हूं। आप दोनों में से जिसमें कंफर्ट होंगे उसमें चेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, कुल लोगों की संख्या कितनी थी? 6800 थी। अगर आप डिग्री से ही जाना चाहते तो 79.2 बटे 360 से गुना होती। याद कीजिए, मैंने बताया। लेकिन चूंकि आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर लिए हैं, ये ऑप्शनल है, या तो ये या तो ये, दोनों नहीं। तो 6800 का 22% और किसी संख्या का 22%। तो अब आप ही बताइए, प्रेजेंटेशन करने में कौन बेटर लग रहा है? जिगजैग लग रहा और इजी लग रहा? इसीलिए प्रस्तुतिकरण पे तो 22 अट्ठे 176 और 132 17 149, 1496। मजे की बात यह है कि जब बात प्रेजेंटेशन की है, मान लीजिए हम जब आज घर से चले होंगे, वैसे मैं अपने पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन मान लीजिए जब हम घर से चलेंगे तो एज ए टीचर कोई भी हो, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, या प्रधानमंत्री ले लीजिए आप, घर से चलने वक्त अपना जूता से लेकर के घड़ी तक, बाल से लेकर के मूछ के दाढ़ी के पम्मी तक, कोई अगर हीरो है तो अपना दाढ़ी का भी प्रेजेंटेशन पर ध्यान रखता है कि नहीं? हाँ या ना? प्रेजेंटेशन बहुत कुछ बोलता है। इसीलिए यहां पर आपने जो प्रेजेंट किया है उसका मान ऊपर में लिखिएगा, और लिखने के लिए एक संख्या, तो संख्या से पहले क्या? पेय पदार्थ लेने वाले
विद्यार्थियों की कुल संख्या। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने क्या किया, गौर कीजिए, पेय पदार्थ लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या और सामने किसके दिख रहा है, पी का। सामने वाला समझ जाएगा कि पी वाले जो है वो 1400। और मजे की बात क्या है, अगर इसका 1400 आया तो इसका भी कितना आएगा, 1496। अब तो पॉइंट क्लियर है। और फिर से बता रहा हूं, अगर आपने इसको एक बार किया तो अब आप अगली बार जो करेंगे वो लिखना आपको पड़ेगा, होगा इजी ही, 68 गुने 22, 68 गुने 16, 68 गुने, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 6800 गुने कितने डिग्री है, 57.6 बट्टे कितना, 360। तो समझ में आ गया होगा कि मान बदलने के लिए डिग्री वाले में बट्टा 360, लेकिन चूंकि प्रतिशत मान हम बदल चुके हैं तो 68 का 16%, 16 छक्के 96, 12 कितने हो गए, 108, यानी 1088। आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। 6800 का 14.4 बट्टे 360 या 6800 का 4%, 2 शून्य कट जाएगा, 272। चूंकि हम लोग एसएससी प्लस बैंक प्लस यूपीएससी के टीचर हैं, इसलिए मेरा कैलकुलेशन भी उतना ही आपको मजबूत नजर आएगा जितना कैलकुलेटर नजर आएगा। यानी कहने का सेंस, हम लोगों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि आप बिल्कुल तुलना मत कीजिएगा कि ये 68 गुने 16 कैसे कर दिया। आपके पास कैलकुलेटर होंगे, आप 68 गुने 16 करेंगे। फिर से बोल रहा हूं, इससे कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको इन सब चीजों की चिंता नहीं करने की मेरा गणित कमजोर है। आपको प्रेजेंटेशन करना है, इस पर ध्यान रखिएगा। अब यहां पर क्या हो गया, 122.4 कितने बट्टे में, सॉरी 6800 गुने 122.4 बट्टे में 360 करिए, या 6800 का 34% कीजिए। 8 चौके 32 और 24 24 48 3 51, 18 5 2312 होगा। और इधर हो गए 6800 का 64.8 डिग्री बराबर 18%, सॉरी 6800 का 18%, 18 छक्के 108, 14 122, 1204, सॉरी 24, और 6800 का 21.6 बट्टे में 360, यानी 6800 का 8%, 408। ये शब्द समझ में आ गया। तो जो आंसर इसका है 272, वही इसका होगा, यही ये है। तो इस दोनों में से कोई एक का प्रस्तुतिकरण करेंगे। और मेरा सजेशन है कि आप डिग्री से कभी भी डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, क्योंकि सवाल आपको परसेंटेज से डायरेक्ट मिलेंगे। 8% आ रहा है, 36 छक्के 216, 6%। अच्छा, यहां हम लिख दिए हैं 8, यहां 6%। तो पढ़े वही थे, लिखे अलग थे। एक्चुअली माइंड इज मोर फास्ट देन द हैंड। तो कहने का सेंस ये हो गया कि 6800 का 6। अब आप गौर कीजिए, आपने क्या किया है, इसमें से किसी एक आदमी को ले जाकर के आप दे दीजिए जो मैथमेटिक्स का जानकार नहीं है, केवल वो समझता है संख्या का लिखना पढ़ना, वो इसको समझ जाएगा कि नहीं समझ जाएगा कि ये जो भी डायग्राम दिया गया है उसमें 6 तरह के लोग, दारू पीने वाले, चाय पीने वाले, जो भी आप कह सकते हैं, वो PQRSTU भी है जो भी। अब पी में 1496 लोग हैं, 1088, 272, 2312 फलना चाहिए। यहां याद रखिएगा कि टोटल लिखना नहीं भूलना है, लेकिन टोटल 6800 मत लिख दीजिएगा, जोड़ के लिखिएगा। क्योंकि उसका 6800 अगर जोड़ के आया, जो 6800 दिख रहा, तब आप सही है कि इसमें कहीं गलत नहीं हुआ। नहीं तो कैलकुलेटर कैलकुलेट करता है, बटन आदमी ही दबाता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए यहां मैं सजेशन दूंगा कि अगर चाहते हैं कि एरर ना हो तो आप पहले जोड़िए कि इससे 6800 आया तो सही,
तब आपको कोई चेक नहीं करना है, इसमें नहीं आया तो एक बार और चेक करने पड़ सकते हैं। तो यहां पर 8 6 14 2 16 2 18 4 22 8 30 3 2 5 1 6 7 13 8 21 9 30 और 3 2 5 3 8 2 10 4 14 और 3 कितने हो गए 17। गड़बड़ हो रहा है, देख लीजिए ठीक से। 8 6 14 2 16 2 18 4 22 8 30 9 और 3 12 8 20 7 27 1 28 2 30 3 14 3 17 10 27 2 29 और 23 52 और 12 64 4 68 सही है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 6800 उसमें सही है। तो अगर या तो ये या तो ये, इसमें दोनों नहीं। अब आप क्या करेंगे, उसके बाद जब आप सवाल का जवाब देंगे तो अब आपने इस पूरे डेटा को प्रेजेंट कर दिया। जैसे ही डेटा को प्रेजेंट कर दिए तो उसके बाद जब आप जवाब देंगे तो जवाब देने वक्त अब आप क्वेश्चन का जवाब देंगे। भूत प्रेत लग जाता है कभी कभी, नहीं? क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब यहां पर समझने की जरूरत यह है कि जो प्रेजेंटेशन हुआ हमने कौन से फॉर्म में लिया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हमने क्या किया, पेय पदार्थ को PQRST की तरह लिखा। पॉइंट को समझिएगा, चाहते तो हम PQRST ऐसे भी लिख सकते थे और टोटल विद्यार्थी की संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन फिर से समझिए, जब आप आंसर शीट पर जब मार्जिन देखेंगे तो बाएं भी कटा होता है, और तो आपका प्रेजेंटेशन चौड़ा नहीं होना चाहिए, प्रेजेंटेशन लंबा होना चाहिए। बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए मार्जिन दिया है तो उसी के अंदर में ही लिखने हैं। तो आप अगर ऐसे लिखेंगे तो आपका उस दोनों लाइन के बीच में प्रेजेंटेशन हो जाएगा, और जैसे ही इसको खड़ा कर देंगे तो अगर इसमें 10 को हो जाएगा तो 10 को लिखेंगे, आपके आंसर शीट पर भरेगा ही नहीं। इसीलिए प्रेजेंटेशन का मतलब ही होता है कि सुंदर और साफ भी दिखे, ओवर राइटिंग भी ना हो, और कम से कम इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंटेशन हो। तो PQRST, क्योंकि मुझे पता था कि ये वाली इंफॉर्मेशन ज्यादा है और ये वाली इंफॉर्मेशन कम है, तो मेरा जो डायग्राम बने वो ऊपर पतला दिखे और लंबा दिखेगा, चलेगा। अगर ये इंफॉर्मेशन कम होता और ये ज्यादा होता तो फिर हम आपको सजेशन क्या करते, कोशिश कीजिएगा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्रेजेंटेशन में ऊपर से जो चौड़ाई हो, विड्थ हो, वो पतला होना चाहिए। क्लियर यहां तक? लेकिन प्रेजेंटेशन के दोनों तरीके हैं, तरीका दोनों है, इसीलिए मैंने कहा यहां पे कर सकते हैं तो कर वो भी सकते हैं, लेकिन आपने जो मुझे आंसर शीट दिया है उसमें मेरा वाला ठीक से फिट नहीं बैठ रहा। दूसरा, या तो आप संख्या निकाल रहे हैं तो फिर 2 बार आप एक ही संख्या नहीं निकाल सकते। पॉइंट नंबर 2, 2 बार हम डिग्री नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन को फिर से क्वेश्चन रिप्रेजेंट हम तब करेंगे जब उससे कंक्लूजन होगा, तो डिग्री 2 बार नहीं लिखेंगे, ये ध्यान। हाँ, अगर अनुपात होती तो हम हर बार उसको चेंज करके लिखते, लेकिन अनुपात भी दोबारा नहीं लिखते। क्लियर? एक तो समय की भी बचत, और दूसरा प्रेजेंटेशन देखिए जितना कम होगा उतना बेहतर। ज्यादा लिखिएगा जिगजैग हो जाएगा। जैसे 9th 10th में हम लोग के सर बताते थे, नहीं कुछ भी तो गाना लिख के चल आना, तो शुरुआती 4 लाइन ठीक लिखते थे, बीच में गाना लिखते थे, तो टीचर नहीं ना चेक कर रहा है कॉपी, इसको जैसे ही बीच में वो गाना दिखेगा वो सीधे हिसाब किताब कर देगा। ऐसे ही फ्रस्ट्रेट रहता है सब। इसीलिए नहीं लिखने हैं इंफॉर्मेशन, लेकिन प्रेजेंटेशन ध्यान, एक या तो इसमें से या तो उसमें से। मैं, आप पहले नोट कर लीजिए इसको, फिर हम अगला दिखाते हैं कि आगे कौन से आंसर का प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, इसमें मैं कलर चेंज कर देता हूं कि आप दोनों में से कोई एक लिखेंगे, और मुझे अगर पूछे तो सबसे ज्यादा आप ये लिखेंगे, क्योंकि भारत का हर एक नागरिक डिग्री के कन्वर्जन को जाने या ना जाने, फीसदी और प्रतिशत छूट ये सब जानता है। तो इसीलिए जो प्रेजेंटेशन हो कि सबके लिए कॉमन हो जाए। इसीलिए आप देखे होंगे कुछ दिन पहले ज्ञान भवन में जब एक पदाधिकारी बोल रहे थे तो नीतीश कुमार ने फटकार लगाई कि अंग्रेजी में बोलिएगा, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि हम जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं यहाँ के आदमी ज्यादातर हिंदी, और नहीं तो ठेठ में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। आप गौर कीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, बारीकी है छोटी छोटी। अगर वो पूरा इंग्लिश में बोल के चले जाते तो सब कहा कहा बोल के पता नहीं चलता है। हिंदी में फटकार लगाई, याद है ना हाल ही में ज्ञान भवन में, क्यों? क्योंकि
हम लोग चूंकि पढ़ाते हैं तो हम लोग को हर जगह पे नजर रहती है, लेकिन हम जिस विषय को नहीं पढ़ाते उस पर तो मेरा नजर बिल्कुल नहीं रहता है। गलती से भी मेरी नजर, हमको आप इतिहास पढ़ने दे दीजिए खाली एक पन्ना लिखने के लिए 2 साल लग जाएगा, क्योंकि जैसे ही बीच में आएगा इस भी हम चले जाएंगे मैथ में, हम वहीं से वापस भाग जाते हैं, हमसे नहीं हो पाता। तो जिस विषय में रीजनिंग हमको नहीं आती है लेकिन मैथ्स अगर हमको आती है तो उस मैथ्स का प्रेजेंटेशन अगर हमको बंगाल में जाके बोलना पड़ता है तो ट्रांसलेटर रख करके बकैती करना पड़ता है, क्योंकि पता है कि हमारा बंगला आता नहीं। अभी आपने देखा है कि मूवी आई है मिस्टर चटर्जी एंड नॉर्वे, मिस्टर चटर्जी नॉर्वे मूवी आई है ना, बहुत बेहतरीन है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं देखे क्या मूवी? रानी मुखर्जी की मूवी आई है, नॉर्वे की सरकार हिला दी थी तो उस पर मूवी आई है। 70% मूवी वो बांग्ला में है, तो उसके लिए क्या करता है, बिहार में चलेगा, लगा भी है तो नीचे लिखेगा सब टाइटल में हिंदी और इंग्लिश। और तब देखा कि ज्यादा लोग अगर आ रहे हैं तो उसी को कहते हैं कन्वर्जन, कि आज जो है अब मूवी हिंदी में भी रिलीज होगी, तमिल में भी, भोजपुरी में भी होती है ना, उसी को कहते हैं प्रेजेंटेशन, कि आपको मूवी हम वही दे रहे हैं लेकिन आप जो समझ रहे हैं हम वही देंगे। यही वजह है कि भारत में भी हॉलीवुड कारोबार करके चला जाता है। केजीएफ ने कमाल मचा दिया, कांतारा ने, कारण क्या है, प्रेजेंटेशन। पहले नहीं कर पाते थे लोग, सोर्सेस नहीं थे, अब डब करने वाले आर्टिस्ट आ गए, अब प्रेजेंटेशन करने वाले लोग आ गए, अब लोग कर पाते हैं, अब सारा मूवी ही डब हो जाती है, और अच्छा डब हो गया तो वो अच्छी चल जाती है। यही फर्क है। पहले के साउथ का डब मूवी देखिएगा ना कितना अजीब लगेगा, ए मार देंगे मार देंगे मार देंगे, अब का डब मूवी लगता है दम, अंतर पड़ता है। एक बार पढ़ लें इन लोग को। परसेंटेज वाला कैलकुलेशन कैसे किए एक बार रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल मैं कर देता हूं टोटल, आप बस नोट कर लीजिए, मैं टोटल रिपीट कर देता हूं। पानी मंगवा लीजिएगा, और पानी के साथ साथ लैक्टोबैसिलस भी मंगवा लीजिएगा, यानी दूध वाला चाय। हाँ जी, नहीं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। आपने क्या किया, जो किया वो कहीं और किया, हमको कैसे पता चलेगा आपने कैसे किया? लिखने का नंबर है मुख्य परीक्षा, मैंने क्या कहा पहले ही, ऑब्जेक्टिव नहीं है। जरा सोच के देखिए तो 6800 का 22% 1496 हम लिख देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा हम लायक कैसे? ये मुख्य परीक्षा, गलती से भी नहीं, अगर कोई टीचर ऐसा सजेशन दिया है तो लिख के ले लीजिए, वो फेल कराना चाहता है आपको। अगर ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में कोई टीचर ऐसे सजेशन दिया तो समझिए दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए जब ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ाते हैं इसमें से एको को शब्द नहीं लिखते हैं, जिसके चलते पाथवे में बवाल मचते रहता है। मास्टर थ्योरी नहीं लिखता है क्योंकि वो एग्जाम में नहीं है थ्योरी का, तुम लिखबे नहीं करते हैं। आज तक हमने नहीं लिखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ये होता है। इधर का बच्चा सबको क्या चाहिए, पी नहीं लिखिए, पूरा प्रिंसिपल लिखिए। हम कह रहे पी मने मूलधन होता है, मूलधन मने प्रिंसिपल होता है, तो तुम पूरा प्रिंसिपल लिखोगे तो कर्जे रहेगा, और नहीं लिखोगे तो भी क्या रहेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव जैसे, और सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव जैसे। क्लियर? मान लीजिए बात, एक क्वेश्चन का 9 नंबर मिलता है, एक बार अगर लिखे तो इसी को देख के धर धरा के लिख सकते हैं, टाइम भी कम लगेगा, लेकिन प्रेजेंटेशन आप ही देखिए कि अब आप किसी को कह सकते हैं कि ये आया कैसे है। क्लियर? यहां तक कोशिश कीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम बिल्कुल नहीं है। आप ऐसे क्यों नहीं सोचते हैं, फाउंडेशन का 500 रुपया हम लोग को पर क्लास मिलता है, क्योंकि मास्टर लिखवे नहीं करता है, और मेंस का होटल का बिल देता है, फ्लाइट का भाड़ा देता है, रहने के लिए 3 गो आदमी भी देता है कि सर को कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए, अब 5 गो क्लास का 30,000 40,000 रुपया देता है। आप गौर कर रहे क्या हो रहा है, सारा खेल प्रेजेंटेशन। उससे ज्यादा डीआई फाउंडेशन में हम लोग पढ़ाते हैं। हमने अपनी किताब डीआई की लिखी थी, मेरी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, बैंकिंग के लिए और एमबीए के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब थी उस समय में। तो वो किताब हम लोग पढ़ाते हैं, फाउंडेशन में ज्यादा, बैंकिंग में तो सबसे ज्यादा पढ़ने होते हैं, तो फिर पैसा इसका ज्यादा इसका कम क्यों? कारण है यहां 72 नंबर में हर एक नंबर 6 या 9 तक जाता है। अब तो किस बात का नंबर ज्यादा देगा, जिस बात का प्रस्तुतिकरण ज्यादा रहेगा, और कोई फर्क नहीं। आप गौर करिए प्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। हीरो को हीरो जैसा दिखाना है और विलेन को
विलेन जैसा दिखाना है। अगर विलेन को हीरो जैसा दिखा दीजिएगा, मूवी फ्लॉप कर जाता है। तो जब कभी भी हीरो विलन बनता है तो चरित्र भी वो विलन जैसा प्रस्तुत करता है, कभी भी नहीं आता है उसके अंदर में कि हम हीरो हैं, अंतर पड़ता है। तो प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी, एकदम एक एक डेटा क्लियर होना चाहिए। क्लियर यहां तक? गलती से भी ये नहीं कि रफ यहां कर लिए और उसको लाके यहां रख दिए, वो गलती से भी नहीं, वो बैंकिंग के एग्जाम में होती है। बढ़ू आगे। अब हमने क्या देखा कि मेरे पास ये सवाल है, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम जब होता है तो क्या होती है, पे पी, तो गए पे पी पे और नजर रखे कि भाई कितना है 1496। लेकिन ये तो ऑब्जेक्टिव है नहीं, आपको ये डेटा को लिखने हैं। तो क्वेश्चन क्या है, पे पी और पे आर दोनों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। यहां पर दोनों अलग नहीं लिखेंगे, फिर से बोल रहा हूं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ऑलरेडी आप प्रस्तुतिकरण कर चुके हैं, तो यहां आप दोनों को मर्ज लिखेंगे। और अगर आप प्रस्तुतिकरण नहीं करते तो यहां दोनों को अलग अलग लिखते, तो फिर प्रॉब्लम हो गई, हर सवाल में एक एक करके कैलकुलेट कीजिएगा तो फिर प्रेजेंटेशन में गड़बड़ हो गई। तो इसीलिए यहां पर जो लिखाएगा वो क्या लिखाएगा, पे पी, ये टेढ़ा हो जाता, अरे ठीक है, पे पी और यहां कितना मजेदार चीज है, यहां भाषा की चिंता नहीं करनी है, सब लिखल है, ओकरे छाप देना है। कुछ बड़ी मजेदार चीज है, नंबर आप कम मेहनत करके ज्यादा नंबर ला सकते हैं। अगर हर्षिद्री का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन देख के छाप सकते हैं आप। यहां पर क्लियर है, मैथमेटिक्स है ही नहीं, यहां एकदम कंप्लीट प्रेजेंटेशन है। पे पी और पे आर दोनों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल संख्या बराबर पी और कितना था, क्यू था ना 1496 और आर था 272। तो 1496 अब प्लस 272। फिर मैं सजेशन करूंगा गलती से भी जोड़ के मत लिख दीजिएगा, दिखाना है आपको। तो 1472 तो 628, इधर हो गए 1768। यहां पर आप गौर कीजिए, अगर कोई बच्चा फाउंडेशन मेरा लिया होगा तो आज कितना चिड़चिड़ा रहा होगा कि मास्टर ऐसा भी पढ़ाता है। नहीं, वो तरीके ही नहीं है वहां पे जाने के। वहां केवल ये जोड़ के लिखने नहीं, बल्कि इतने से काम चलाने। वहां लिखने के नहीं है, वहां आंसर देने के है। यहां आंसर देने के नहीं है, यहां लिखने के हैं। मुख्य परीक्षा नामे है, मुख्य है वो, इसकी वजन को तो समझना ही पड़ेगा। फिर आएंगे पुनः पेय पदार्थ एस और पेय भी दोनों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या इमोशनल हो जाते हैं, जीरो लिखा जाता है। यहाँ पे बड़ा डर लगता है ना, एक्चुअली जो चीजें हैं, आप जो चीज सीखेंगे वही ना उल्टी कर देंगे। हम ही अगर यहाँ संख्या में जीरो लगा दिए जैसे यहाँ पर, तो गड़बड़ हो जाती है। इसको ठीक कर लीजिएगा, संख्या ही लिखना है, मजबूरी है आपकी, ठीक है। कहीं शॉर्टकट नहीं, फिर से बोल रहा हूं, कहीं शॉर्टकट नहीं। आप देखिए पे पी के बाद मैंने आर नहीं लिखा, पे आर लिखा, मजबूरी है, लिखना ही है। और क्या कहा मैंने, यहीं से लिखना है आपको। जो जवाब आप देते हैं क्वेश्चन का ना देते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो जो देते हैं वो डायरेक्ट लिख देते हैं, तो ऑलरेडी ये लिख करके देने। तो एस और भी दोनों जोड़ के, तो एस कितने हो गए 2312 और भी हो गए 408। तो 2312 प्लस 408 अर्थात 23 4 2720। अब आप रही बात, अतः लास्ट में परिणाम हुए अभिष्ट अंतर। क्योंकि आपको अंतर पूछ रहा है ना, ये सब टैग लाइन है, अभिष्ट अंतर नहीं, अभिष्ट। बचपन में याद होगा
हर एक जगह पर लैंग्वेज में सवाल होती थी। अभिष्ट अंतर 2720 माइनस 1768, तो 8 और 2 10, 6 1 7 और 5 12 और 17 1 18 10, 18 9 27, 952। वो सब मत लिखिएगा, वो अलग चीज है, यानी 952। बहुत खतरनाक चीज है। आप एक क्यों हम चूक करें जब मेरे सामने में है। 2 शब्द लिखने में कितने समय लगते हैं, लिख देने से नंबर पूरा मिलता है। इसीलिए यही एगो सब्जेक्ट है जिसमें 72 में 72 आ जाता है, बाकी किसी में नहीं आ सकता। और काटने कूटने पर सब हिसाब किताब होती है, इसीलिए लिखने की शैली थोड़ा सा। और कितना लिखना है, 2 गो क्वेश्चन को 2 बार खाली लिखने का आदत डाल दिए, तीसरा बार 9 चाह के भी आप लिखेंगे। और चोरी करना है, बड़ी मस्त क्वेश्चन सामने है, चोरी करना है, आपको अलग से भाषा भी नहीं जोड़ने की हम लिखे कैसे, यही तो लिखना है। बस संख्या बराबर 1728 करने। आप कर क्या रहे हैं, यही कर रहे हैं जो आपको जान में आती है कि हाँ ये हम जानते हैं, लेकिन लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अभिष्ट अंतर की जगह पे अगर अभिष्ट योग दे देगा तो हम निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। क्लियर, यहां तक नोट कर लीजिए पहले आप इसे। कल भी आप लोगों की क्लास है ना, ओके। एक सप्ताह में अगर 2 दिन क्लास हो जाए और मटेरियल मिल जाए तो एक सप्ताह में अगर प्रत्येक दिन आप एक ही डीआई बनाए, जैसे अगर पाई चार्ट अभी हुआ और पाई चार्ट आपको मिल गया, तो एक सप्ताह में अगर आप पाई चार्ट बनाएंगे तो 7 गो क्वेश्चन अगर आप लिख पाए तो अगले वीक तक में आपके पास में टोटल लिखने का, समझने का, और कोई भी क्वेश्चन समझ में जब आ जाती है तो मुद्दा अलग अलग होगा। जैसे इसमें पेय पदार्थ दिया, किसी में इलेक्शन दे सकता, किसी में इनकम एक्सपेंडिचर दे सकता, कोई लाभ हानि दे सकता, वो प्रस्तुतिकरण नहीं है मायने रखता। मैन है कि आप समझ गए तो आप निकालिए। अगर यहाँ पे पेय पदार्थ की जगह पर खेलने वाले बच्चों की संख्या होती तो हम लोग पेय की जगह पे खेल लिख रहे होते, तो मीनिंग तो सेम ही रह जाएगा प्रेजेंटेशन का। बढ़े आगे। अब आइए दूसरे सवाल पे। बिल्कुल इमोशनल नहीं होना है। फाउंडेशन पढ़ते हो ना, बिल्कुल इमोशनल नहीं होना है, वो आदत डेवलप नहीं करनी है। यहाँ पे नाक में उंगली भी डाल के इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, समझ गए। झुक के नहीं बैठ सकते हैं। पैसा किस बात का, पदवी किस बात का, गाड़ी किस बात का, बत्ती किस बात का। यही डीआई पढ़ के बैंक में क्लर्क बनते हैं और यही डीआई पढ़ के पदाधिकारी बनेंगे। तो डीआई में जरूर, डीआई में अंतर है ना, तो समझ भाई। पहले फॉर्म भरने से पहले देख लिया करो कि बीपीएससी देने जा रहे हैं। अच्छा, यूपीएससी का हिस्ट्री और बीपीएससी के हिस्ट्री में अंतर है कि नहीं है, बस मैं आप इतना ही पूछता हूं। लेकिन बोलने वाले क्या बोलते हैं, इतिहास तो इतिहास से होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अपनी औकात से जिस दिन बोलूंगा उस दिन आपको लगेगा कि आदमी पागल नजर आता है। एक्चुअली आपको पढ़ने हैं, हमको नहीं। फेस डीआई किसको करना है, आपको। जिस दिन परीक्षा देंगे उस दिन आप थैंक्स हमको देंगे कि ये जो कहा था वो। और दूसरी बात, पेट में अगर बच्चा हो तो 9 महीना में समझ जाएंगे कि बेटा है कि बेटी है। रिजल्ट तो 3-4 महीने के अंदर में दे देता है ना। उस दिन आपके स्टैट के नंबर दिखेंगे ना, हम लोग मिलेंगे फिर से। मैं अपनी सब्जेक्ट की गारंटी लेता हूं कि मुझे जो सब्जेक्ट, मैंने क्या कहा, दूसरा कोई, मैं अभी गलत बोल दूंगा कि भारत की आबादी 300 करोड़ है, मैं गलत बोल दूंगा, हमारा नहीं है, हमारा पते नहीं है, हम है ही नहीं करंट के टीचर। वो अगर आबादी गलत बोलेंगे तो गलत। हम मैथ के टीचर हैं, हमारा मैथ में पीने वाला आदमी 9 करोड़ भी हो सकता है। तो अगर आप जाएंगे परीक्षा देने तो मेरे वाले से आप अपना आंसर देंगे कि जो घटनाक्रम है उसके हिसाब से। तो जैसे एग्जाम देते हैं वैसा थॉट्स डेवलप करना है। तो डायरेक्ट आदत क्यों हो गया है, क्योंकि एमटीएस, एसएससी, बैंक, ये सब डायरेक्ट आंसर। तो क्यों, क्योंकि वहां 20 मिनट से कम में भी 30 सवाल बनाने होते, वहां समय नहीं है। तो कह रहा है लिखने का भी समय क्यों ले रहे हो। यहां क्या है,
पेपर भी होते हैं, पसीना छूटते रहता है, कॉपी भीग जाती है, प्यास पे प्यास लगता है, और टारगेट 40 पन्ना भरने का, और आता दिमाग में भी कुछ नहीं है पहले से, आधा तो ब्लैंक आदि पहले ही हो जाता। इसी के लिए ना प्रैक्टिस करते हैं, जैसा अखाड़ा वैसी पहलवानी आपकी डेवलप होगी। हमेशा ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं और हर एक सप्ताह अगर हम एक निबंध नहीं लिख पाए, तो आप क्या लगता है कि एग्जाम में जाकर के अचानक कोई एक मुद्दा दे देगा और निबंध लिख देंगे? ये बचपन में गाय का लेख नहीं है। तो माइंड चेंज करते हैं ना हम लोग। एक्सक्लूसिव मेंस बैच होने का मतलब क्या? अब आप फ्री को भूल जाइए। यही हुआ कहने का सेंस। अगला सवाल, जैसे कि हमारे पास अब जो ये सवाल है, अब इसका हम आराम से जो हम कह रहे हैं वो तो आप कर सकते हैं। मैंने कहा कि आप लिखने के लिए ये लाइन चोरी कर लिए, खुलेआम बोल रहा हूं कि पेय भी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर इतना। समझाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब देखिए कि एक आंसर लिखने से कितना आंसर सही होता है। और पेय पी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या लिख दिए। याद रखिए वहीं पर अनुपात नहीं लिखेंगे, अनुपात नीचे, अतः अभिष्ट अनुपात बराबर। तो आपको क्या हुआ, एक लैंग्वेज को सीखे दूसरा हम तो बना सकते हैं ना, हाँ या ना? लिखना नहीं छोड़िएगा, तो जरूर उसको अपने से अभी लिख लीजिए। घर के लिए नहीं, वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में होता है, आप लिख लीजिए। पहला लाइन क्या लिखिएगा, पेय भी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर। कितना बढ़िया चीज तो बता दिया कि आपको कुछ नहीं, अपने से ये भी नहीं सोचना है कि भाषा लिखी कैसे जाती है, सब दिखाई देगा। बस प्रेजेंटेशन उसको ठीक से करने। ठीक है, तो आपको जो पे भी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या पे नजर डालेंगे तो है 408। 408। लेकिन उसके पहले आप सारा चीज लिख चुके होंगे। पे पी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1496। 1496। लेकिन उस दोनों लाइन लिखने के बाद उसके पहले जरूर लिखिएगा अभिष्ट। अभिष्ट शब्द का मतलब हुआ कि अब इसके बाद कुछ नहीं बचा, लास्ट। ये इसीलिए आप कहीं भी देखेंगे तो अभिष्ट शब्द का इस्तेमाल करता है, कंक्लूजन हुआ इसका मतलब। अभिष्ट अनुपात, चूंकि इस बार अनुपात पूछा, पिछले में अंतर पूछा, अगले में जोड़ पूछ सकता है। इसका मतलब एक ही बार मेहनत करने हैं, बारंबार मेहनत, प्रेजेंटेशन खराब नहीं होना चाहिए वहां पर। तो अब ये जनरली यहां पर अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं क्वेश्चन के समय में तो गड़बड़ है। जैसे यहां पर बहुत लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर देंगे 6800 गुने इतना डिग्री बट्टे 100। इसका मतलब आपने प्रेजेंटेशन ठीक नहीं किया है। अब यहाँ केवल लैंग्वेज, वहां सारा कैलकुलेशन। तो अब इसको आप काट लेंगे तो 8 पंचे 40, 8 के 8, इधर क्या हो जाएगा आपका 8 के 8, 8 64, 8 7 56, और भी कटेगा क्या, 17 से कटेगा, 17 या 51, 17 11। अगर ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें वैल्यू भी निकालना नहीं था। कारण क्या है, पी का डिग्री कितना था, देखिए पी का डिग्री या परसेंटेज कितना था, डिग्री 79.2, और भी का कितना 21.6। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इसी डिग्री का ही केवल अनुपात निकाल देंगे तो आ जाएगा 3:11। लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं है, आप यहां पर डिग्री का रेशियो भी नहीं ले सकते कि हम डिग्री का रेशियो या परसेंटेज का रेशियो लेते। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन संख्या है, अनुपात संख्या का दीजिए। इतना अंतर है, इतना सोच के देखिए। जबकि क्या होता है, मन करेगा, लालच आएगी, सर परसेंटेज का अनुपात निकाल देते, एगो 22 था एगो 66 होगा तब ठीक रहता। जी नहीं, वो आपको लगता है क्योंकि आपको ठीक लगता है। प्रेजेंटेशन ये है क्योंकि वो संख्या के बीच का अनुपात बोला, आप संख्या का प्रस्तुतिकरण कर चुके हैं, संख्या का अनुपात दीजिए। आप सोचिए मेरा इमोशन कितना कंट्रोल करना पड़ता होगा, क्योंकि मेरा डिग्री भी उतना ही मजबूत है। मैं चाहूं तो डिग्री का अनुपात लिख सकता था, परसेंटेज नहीं लिख सकते, मजबूरी है। तीसरा क्वेश्चन को आप देखिए,
अब जो तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, इसमें से फिर से आप चोरी कर सकते हैं। 2 लाइन आप डायरेक्ट चोरी करेंगे। कौन कौन सा लाइन? पेय पदार्थ टी को पसंद करने टी और भी दोनों को पसंद करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या। क्लियर यहां तक? तो टी और भी दोनों को अगर हम करने जाएंगे तो टी के विद्यार्थी की संख्या 1224 और 408। तो 1224 के लिए भी आप लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, फिर 408 के लिए भी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। 2 चीज हो गई। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। इसकी कुल संख्या आप पहले लिख देंगे, ऐसा गलती नहीं, सीधे प्रतिशत। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको थोड़ा सा भी लगने लगे कि कुछ हो रहा है मेरे साथ गड़बड़, तो सोचिए ये एक सवाल कितने नंबर का है। आप ऐसे सोचिए, ये एक सवाल मिनिमम 6 नंबर का है और 6 नंबर के लिए एक लाइन आप दे रहे हैं। क्यों देगा कोई नंबर? जब जब मन में ख्याल आए कि डायरेक्ट लिख देते हैं, सोचिएगा 6 नंबर किस बात का। अपने लिखने का हिम्मत भी आएगा और मन करेगा लिखने का। फिर से बोल रहा हूं, जब जब कभी लगे। तो 1632 कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गई, ठीक है। अतः अब यहां पर क्या लिखेंगे? अभिष्ट प्रतिशत। अब यहां पर मैंने क्यों नहीं लिखा कुल विद्यार्थियों की संख्या 6800? देखिए दोबारा मैंने 6800 फिर नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि 6800 डेटा के शुरुआत में भी दिया, हर सवाल में भी 6800 से हमने कैलकुलेट किया। तो बारंबार आप 6800 दे रहे थे, फिर से गेले गीत को 10 बार गा रहे हैं आप। तो यहां पर 1632 और बट्टे में कितने? 6800 में गुने कितने? 100%। और ये जो वैल्यू हुआ 100 से अकेले गुना मत करिएगा, फिर से 100%। अब ये जो हुआ, ये प्रतिशत मान हुआ, ये हुआ मेंस। अगर आप चलते हैं पीटी की तरफ तो जरा सोच के देखिए, हम ऐसे ही जोड़ के बता सकते थे कि ये है पी और भी का। तो पी और भी का देखिए, पी का परसेंटेज कितना है? 22, और भी का परसेंटेज 6, 28। कितना इजी है? इजी है, आपको अलाउड नहीं है। 22% पी और 6%। तो प्रेजेंटेशन जब करेंगे तो यहां फिर गुना भाग नहीं करेंगे, ये लिखा गया है, आप सीधे 28 लिखेंगे। 28% आएगा। 28 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? नहीं नहीं, पी और भी है ना, टी और भी है, सॉरी, हम पी और भी को जोड़ दिए थे। टी और भी 18 6 18 6 24। तो आपको कैलकुलेट भी नहीं करना है, 24% आएगा। लेकिन लिख नहीं सकते 18% प्लस 6%। बात समझ आ गई? यानी डेटा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। तो इसके लिए अपना भाषा आप इस्तेमाल करेंगे, पूरा का पूरा लैंग्वेज, इसमें कोई शक नहीं है। चोरी करके लिखेंगे, चोरी वहीं पर लिखा हुआ है, पे भी, और तब आप लिखेंगे। ये नहीं कि 2% को जोड़ दिए, ये नहीं कर सकते कि 2 डिग्री को जोड़ के परसेंटेज में निकाल दिए। ये सब केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, सब्जेक्टिव में नॉट अलाउड। क्लियर हो रहा है? आप धीरे धीरे ये ध्यान में रखना है। थोड़ा सा 1-2 दिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे हैबिट आ जाती है। नहीं नहीं, हमने ये तो आपको बताया है। ऐड के बाद तीसरा लाइन आप लिखेंगे ना, कुल टी के विद्यार्थियों की संख्या, भी के विद्यार्थियों की संख्या, अतः कुल योग, और उसके बाद लिखेंगे अभिष्ट प्रतिशत। ये आपको 3 लाइन लिखने ही होंगे। अब आप भी कहेंगे हाँ इसमें 6 नंबर मिलना चाहिए, और आप सीधे लिख दीजिए 1632 बट्टे 6800 गुने 100%। सामने वाला समझेगा ही नहीं कि ये 1632 आया कहां से, क्योंकि आपने उसको प्रेजेंटेशन भी नहीं दिया, आपने कन्वर्जन भी नहीं दिया, तो कैसे समझेगा इसमें कौन टी है कौन भी। इसीलिए प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी। चौथा क्वेश्चन जो आपके सामने है, हाँ जी, अच्छा, इसीलिए इसमें आप गौर कीजिए। मैं कहीं भी ना फाउंडेशन का, हमको रात में भेजे थे, हमको यहां पर जो लिखे थे हमने चेंज करवाया कि कम से कम ये देखिए, हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, मेरा माइंड सेट भी उसी तरह का होना चाहिए। यहां मैंने चेंज करवाया, बीपीएससी मेंस लिखवाया, यहां मैंने स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन लिखवाया, ना कि डीआई एंड स्टैटिस्टिक्स लिखवाया। क्योंकि परीक्षा में डीआई, स्टैटिस्टिक्स एंड डीआई बोलता है और पूछता डीआई है,
स्टैट से एक भी क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको न माध्य मिलेगा, न माध्यिका मिलेगा, न बहुलक मिलेगा। तो अगर मैं मैथ्स के टीचर होने के नाते पढ़ाना चाहूं तो मैं पहले प्रतिशत पढ़ाऊंगा, फिर क्यों भारी भरकम सब्जेक्ट क्रिएट करना हमारी जिम्मेदारी हो गई है। इतने बेईमान हो गए हम लोग। अब पूछता क्या है, 2 गो क्वेश्चन। तो ईमानदारी से पढ़िएगा तो 15 दिन में भी पूरी डीआई में पूरा नंबर आएगा, नहीं तो 4 महीना भी पढ़ करके आप 2 गो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। यही हम लोग का खेल है। ये सारा खेल पूरे भारत में शिक्षा माफिया जो कहते हैं ना, ये बहुत खतरनाक है। अगर बस चले तो लोग इतिहास भी यहीं पे कोर के दिखा देगा कि मोहनजोदारो है यहीं पर। इतना खतरनाक एजुकेशन हो गया है सबका। बोलना और होने में अंतर होता है, जमीन आसमान का। कल हमसे एक बच्चा यूट्यूब पर पूछ रहा था कि सर एसएससी का रिजल्ट आया कितना। हम कभी आज तक फोटो नहीं भेजते, लास्टली हमको रहा नहीं गया था, मेरे को फोटो डाल दिए कि 126 रैंक लाया है अभिषेक रंजन। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक लड़की का अपने बर्थडे पर डाला था, सुभाषी झा का, टेलीग्राम पे आप लोग जुड़े होंगे। मैं नहीं डालना पसंद करता हूं, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है कितने इनकम टैक्स बने, कितने कमिश्नर। फर्क ये पड़ता है जिस दिन आप बन जाएंगे उस दिन आपको एहसास हो जाएगा परीक्षा हॉल से निकलने के बाद, जो ये कहा था सही है कहा था। ज्यादा दिन दूर भी नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आगे बढ़ूं अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में 2 लाइन आप आराम से कॉपी करेंगे, कोई अंतर नहीं है। पहला लाइन आपको लिखना पड़ेगा, पे आर पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 272। फिर आप दूसरा लाइन क्या लिखेंगे, पे एस पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना, आर 272, एस 2312। इसके बाद आप तीसरा लाइन लिखेंगे, लगभग प्रतिशत यहां पर पूछा है तो आप लगभग प्रतिशत नहीं लिखेंगे, यहां थोड़ा ध्यान दीजिए कि अभिष्ट प्रतिशत बराबर आर का एस के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो आर कितना है 272 और 2312। आप गौर कर रहे हैं कि मैं 272 और 2312 की जगह पे डिग्री और परसेंटेज दोनों यूज कर सकता हूं। इसके लिए पूरे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव है। यहां क्या है, संख्या का प्रतिशत मान। और यहां ध्यान रखिएगा, लगभग के लिए गलती से भी बराबर यूज मत कीजिएगा, ये बहुत ध्यान से देखता है। ये हुआ समान, मतलब लमसम, अप्रोक्सीमेशन, लगभग। जैसे ही यहां बराबर करके और एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट लिख देंगे, फिर से काटेगा नंबर, गारंटी काट देता है, क्योंकि टेढ़ा सिंबल बराबर को नहीं दर्शाता है। तो अब जो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 23 से 23 और 4 23 दूनी 46, यानी 11 से ज्यादा 12 से कम मान के चलती है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये मैंने लगभग लिखा है, इसीलिए हम लगभग 13 लिख देंगे तो गलती नहीं होगा, लेकिन लगभग का मतलब एकदम नजदीक। कितना रहा, 11.76, वो हुआ एग्जैक्ट मान। 11.76 को क्या लिख सकते हैं, 12। तो अगर आपको इसको लिखने का मन करे, कैलकुलेटर रहेगा तो बराबर 11.76% के बाद भी ये सिंबल जरूरी है, टेढ़ा सिंबल। क्लियर यहां तक? ये सब देखिए छोटी छोटी बात है, एक बार जेहन में बैठ गया, एरर ही नहीं होगी कहीं पर, सामने वाले को देखने में अच्छा लगता है, नंबर भी दे देता है। और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि सोच के देखिए कि 3 लाइन से 6 नंबर मिलेंगे डेफिनिट, क्यों चूक करना है। अब क्वेश्चन कह गो, मैक्सिमम 12, 10 से ऊपर जाता भी नहीं, लेकिन मैक्सिमम 12, क्योंकि एक डीआई में 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, किसी में 6 क्वेश्चन पूछ देता है। मेरा क्लास कल भी है, हाँ कल भी होगा, अगर कल होगा तो कल भी होगा। कितने विद्यार्थी क्यू और टी दोनों पे पसंद करते हैं, यहां पर फिर से क्या होगा, पे क्यू पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर, स्टेटमेंट नंबर 1 आप ही को लिखना है, हमको नहीं, लिख लीजिए आप ही लोग। और पे टी दोनों को पे टी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो क्यू वाले के लिए लैंग्वेज 288 और
टी वाले के लिए 1224, यानी 288 इसके लैंग्वेज के बराबर में, इसके लैंग्वेज के बराबर में 1224, यही था ना 1224। अब आप जब लिखेंगे जो इसका रिक्वायरमेंट है, अतः दोनों पेय पसंद करने वाले की कुल संख्या 288 प्लस 1224। अब आप बताइए, मैंने आपको कहीं भी परसेंटेज निकालना तो नहीं सिखाया, कहीं भी हमने आपको जोड़ घटाव नहीं सिखाया, लाभ हानि का फॉर्मूला भी हमने नहीं सिखाया, क्या कहते आयात निर्यात नहीं सिखाया, व्यापार घाटे नहीं सिखाया। अब फिर भी आपके डीआई बने ना, पूरी डीआई खत्म हो जाएगी, ऐसे ही बनता है। और अगर हम चाहें आपको न बनने दें तो सबसे पहला उठाते कि इसको बनाने के लिए आपके पास टूल्स होने चाहिए, प्रतिशत मजबूत, लाभ हानि मजबूत, अनुपात मजबूत। अब आपको लग रहा है कहा तो ठीक है रहा है, क्या करे सर, 2 से 20 तक का टेबल मजबूत, 1 से लेकर 40 तक का वर्गमूल मजबूत। गजब। क्यों आखिर ओल्ड एज टीचर का जमाना खत्म हो रहा है? क्योंकि चिड़चिड़ापन बढ़ते जा रहा है लोगों में। क्यों यंग जनरेशन सब आगे बढ़ रहा है? क्योंकि पोलाइटनेस उसमें आ रही है, पढ़ा लिखा पागल की तरह सब करता है। अब देखिए ठीक से पूरे देश की यथास्थिति को क्या हो रहा है, आपको समझ में आएगा। हम लोग ओल्ड एज टीचर से पढ़ना पसंद करते थे और अपना दोस्त पढ़ाता था नहीं पढ़ते थे, मदना हमरा पढ़ाएगा। आज देखिए जमाना कितना बदल गया। आईआईटी में किसी 62 साल के टीचर को डाल दीजिए आप, 9वां का लड़का कहेगा ना पढ़ने वाले हैं हम। अनुष्का मैम को डाल दीजिए, क्योंकि नाचती भी अच्छा है तो केमिस्ट्री भी बहुत पागल जैसा अच्छा है, अंतर पड़ता है। तब बच्चे को उसके नाच से कोई लेना देना, क्योंकि उसको पता है हमारा आईआईटी कैसन, हमार जेई कैसन। तो जो विद्यार्थी एग्जाम को जेहन में रखता है ना, वो टीचर के प्रेजेंटेशन पर ध्यान नहीं देता है, अपने कंटेंट पर ध्यान देता है। आश्चर्य लगेगा कि हिंदी मीडियम अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो इंग्लिश में अपने से इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा ट्रांसलेशन कर लेता है, और अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और उसमें कोई 10 को बच्चा हिंदी बैठ जाता है, तो वो हिंदी और एक ही क्लास में पढ़ लेता है। इसीलिए बाइलिंगुअल का कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चलते हैं। लेकिन क्या है कि हम लोग जिस जगह पर है ऑलमोस्ट 99% हिंदी भाषी है, इसीलिए मैंने हिंदी रखा। नहीं तो सभी का इंग्लिश होता, सभी के इंग्लिश ट्रांसलेशन होते। क्या हिंदी मीडियम के टीचर से इंग्लिश मीडियम का बच्चा नहीं पढ़ लेता है? लेकिन अपना टर्मिनोलॉजी वो क्या करता है, अंग्रेजी में लिखता है। ये विद्यार्थी की कलाबाजी हुई। सेम चीज यहां पर है। अब क्या होगा आपके साथ, जब ये 5 क्वेश्चन समाप्त किए तो आपके पास एक और डीआई आएगा, और फिर आप समझ पाएंगे इसको कि क्या कहना चाह रहा। आपको मैं ये छोड़े जाऊंगा कि आप खुद से लिखेंगे, और कल जब मिलेंगे तो इसके आंसर को प्रस्तुति तो बना के लाइएगा, हमको दे दीजिएगा। लेकिन मैं पहले समझा देता हूं। 5 भिन्न भिन्न खेल, पिछला क्वेश्चन में क्या था, पेय पदार्थ खेल का है, तो डेटा 5 क्लियर। आप इसको टेबुलेशन में प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना, 4200। और पॉइंट ध्यान दीजिएगा, महिला। तो क्या करेंगे, मैं आपको केवल हिंट के तौर पे, फॉर्मेट के तौर पे, आपने एक ग्राफ प्रस्तुतिकरण का बनाया, उसमें आपने खेल का नाम दिया। खेल का नाम आपका क्या हो गया, रग्बी, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, लॉन। मैं आपको हिंट दिए जा रहा हूं कि आप करेंगे क्या। फिर उसके कुल विद्यार्थी की संख्या, तो जब परसेंटेज में दिया हुआ है ही, तो याद कीजिए पिछले क्वेश्चन में हमने क्या कहा था कि प्रतिशत वाले को ही प्रदर्शित कीजिएगा, डिग्री जिगजैग लगता है। तो आपको जब ये दे दिया, इसका मतलब ये पिछले सवाल के मुताबिक अभी ये इजी हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन अगर ये इजी हुआ तो उसके लिए आगे एक लाइन जोड़ा, महिला और पुरुष, उसने अपना बदला भी ले लिया। तो यहां पर आप क्या करेंगे, संख्या को प्रदर्शित करेंगे, यानी कुल संख्या, और उसमें क्या लिखेंगे, 4200 का 13%। मैं केवल हिंट दे रहा हूं, मैं यहां पर हिंट, 4200 का कितना परसेंट, 13%। सब निकाल दिए। कुल संख्या के बाद 2000 महिलाएं हैं, तो यहां पर 2 बॉक्स बनेगा, पहले महिलाओं की संख्या, याद रहे बाद में नहीं। अगर यहां पुरुष देता तो पहले पुरुष, क्योंकि कंक्लूजन आप निकालेंगे और कंक्लूजन लास्ट में आती है। तो 2000 यहां कुल महिला हो गई, और टोटल ये जो वैल्यू है, जितने भी लोग होंगे, मान लेता हूं उसमें से 2000 महिलाओं में रग्बी खेलने वाले कितने होंगे। तो जरा देखिए, उसके लिए आपको फिर से एक ग्राफ मिलेगा। महिला खिलाड़ी जो 2000 है, उसमें रग्बी खेलने वाले
तो फिर दूसरे वाले में क्या होगा, एक वाले में 4200 का परसेंटेज, एक वाले में 2000 का 10%। और अब आप देखिए, एक में जब 4200 का तो 13 चौके 52, 2 54, 546, मैं खाली हिंट के तौर पर लिख रहा हूं। इधर कितना होगा, 2000 का 10% भी पूरी तरह से 200। तब यहां लिखेंगे पुरुष, और पुरुष लिखने वक्त एक बार ध्यान रखिएगा, 546 माइनस 200, 346 नहीं। तब वो समझ जाएगा कि महिलाओं की जनसंख्या टोटल जनसंख्या में से घटाएंगे तो पुरुषों की जनसंख्या आती है। और एक बार ही तो लिखना है, बाकी तो सब रिपीटेड ना होगा। अब आप देखिए कि आप कह सकते हैं कि रग्बी खेलने वाला पुरुष कितना, रग्बी खेलने वाली महिलाएं कितनी, टोटल कितने। इसके बाद जो क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन होगा उसमें अब आपको क्या करना है, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आजा भाई, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या है, फुटबॉल और रग्बी खेलने वाले खिलाड़ियों की औसत संख्या कितनी है। फिर से चोरी करेंगे, फुटबॉल खेलने वाले की संख्या, किसकी संख्या, महिला पुरुष दोनों दिया था, पहला वाले में से, महिला देगा तो दूसरे वाले में से, और पुरुष देगा तो तीसरे वाले में से। हर बार न महिला कैलकुलेट की जाएगी ना हर बार पुरुष का। फिर आपने प्रेजेंटेशन क्या किया फिर, तो अब ये क्लियर, औसत संख्या दोनों, अभिष्ट औसत लास्ट में, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। फिर उसके बाद क्या बोला, लॉन टेनिस खेलने वाले महिला, तो महिला निकाल चुके हैं, और रग्बी खेलने वाले पुरुष। तो एरर ही नहीं होगा आपको, जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको पुरुष पुरुष से दिखेगा और महिला महिला ही दिखेगी, उनके बीच कितना का अंतर है। उसके बाद आपके पास में क्रिकेट खेलने वाले महिला लिखते रहेंगे तो महिला जेहन में आएगा, और हॉकी खेलने वाले पुरुष, हर सवाल में अलग अलग है। तो हर बार आपका एरर कभी नहीं होगा, खाली लिखने का खेल है, अनुपात क्या है। और 8वां नंबर के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन है, मिलकर फुटबॉल, क्रिकेट और लॉन टेनिस वाले पुरुष की संख्या, तीनों प्लस प्लस प्लस। शुरुआती दौर में लगेगा क्या लिख रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन लिखिए तो सही, फिर उसके बाद लगेगा कि कहीं कम तो नहीं लिख दिए, हम तो ज्यादा लिख सकते थे। इंपैक्ट हर विषय पर पड़ता है उसका। उसके बाद क्या होगा कि कुल संख्या कितनी है, केवल इतना पूछ रहा। चौथा नंबर, रग्बी खेलने वाले पुरुष की संख्या, टेनिस खेलने वाले का लगभग कितना परसेंटेज। आज एक क्वेश्चन आ गया एगो लगभग वाला, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर एक आपको क्वेश्चन हमने दिया है, तो 2 क्वेश्चन आप घर पर कंक्लूजन कर लेंगे। इसको हम टेलीग्राम पे डाउनलोड अपलोड करवा देते हैं। अब यहां क्या हुआ, अनुपात, तो कुछ छोड़े जा रहा हूं ताकि आप करके देखिए, फिर मैं करा दूंगा। और जितने डीआई है उस सब का बुकलेट मेरा बन के रखा हुआ है। आपको पूरी किताब नहीं खत्म करनी है, लगभग हम 6000 क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, आज बैठे एगो डीआई अपने मन से जय माता दी पर टिक लगा दिए कि 19 नंबर लिख के देखते हैं। बात समझ में आ रही है। आपको कुल इस दौरान गिन के 25 से 30 क्वेश्चन पाई चार्ट के, अर्थात उसी में 125 हो गए। अब पर डे एक एक, जैसे ही पूरी तरह से आप समझ जाएंगे तो पूरे बुकलेट में से आंख बंद करके पन्ना पलटिए, देखते हैं इसी को बना के। बात समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि आपको भी जो एग्जाम में आने वाला है वो हमको भी नहीं पता है, तो हैबिट भी वैसा ही डाल देते हैं। मिलते हैं कल, कल ही क्लास है ना, चर्चा जारी है। और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ हाँ, ये तुरंत दिलवा देता हूं, टेलीग्राम पे आज ये क्वेश्चन दे देता हूं। व्हाट्सएप ग्रुप है ना, तो उसमें ऑटोमेटिक चला जाएगा। और तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ना हो, इसका मतलब तुम एक्स्ट्रा पढ़ने आए थे। अब समझ में आ गया। अच्छा चलिए, ओके, बाय बाय।